तो ठीक है, हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? कंफर्म दे दो एक बार मेरे को। यस हाँ सर। हाँ क्लियर है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले क्या है ना कि बजट को समझने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है ना कि बजट के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स होता है। ठीक है, बिना उसको समझे आप बजट को नहीं समझ सकते। क्लियर है? तो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि उसको अगर स्टार्टिंग में समझ लेंगे हम तो ईजी होगा। क्यों? कि बाद में अगर बजट को समझते टाइम वो टर्म्स बीच में आएगा तो फिर अलग से उस टर्म को समझाना पड़ेगा, और फिर कहीं ना कहीं हम लोग जो मेन इशू है या फिर जो बजट का जो कंटेंट है उससे डाइवर्ट होकर हम लोग कॉन्सेप्चुअल में चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज बजट के अंदर यूज होता है हमारा, ठीक, उसको हम लोग पहले ही देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये बजट। तो कोई बजट बोल के, सबसे पहला बात तो ये है ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बजट बोल के कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? बजट बोल के कुछ है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है क्या कि मतलब जो बजट है वो क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? नहीं मेंशन है। ठीक ना? हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो हर साल एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करेगी। ठीक, क्लियर है? तो बजट बोल के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी नहीं है। तो वही है कि बजट के में क्या क्या होता है, हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, फाइनेंस बिल होता है और अप्रोप्रिएशन बिल होता है। तीनों डिफरेंस क्या बताता हूँ मैं। ठीक है, जैसे अब ये क्या होता है, जो पहला मेरा क्या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक, इसमें क्या करता है, गवर्नमेंट ये बताता है कि पिछले साल में, ठीक है, क्लियर, उसके पास कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा आया, कितना खर्चा हुआ, वो सब बताएगा यहाँ पे। ठीक, तो रेवेन्यू कितना हुआ, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, वो सब गवर्नमेंट बताएगा इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, ऐसे मान लो पापा ने 100 रुपीज दिया, ठीक है, तुम जाके बता रही हो कि अरे पापा इतना 80 रुपीज यहाँ खर्चा हुआ, 10 रुपीज यहाँ खर्चा हुआ, तो इस टाइप में स्टेटमेंट दे रहे हो ना तुम। तो सेम टाइप से क्या होता है कि लास्ट ईयर जो पार्लियामेंट ने पैसा दिया गवर्नमेंट को खर्च करने के लिए या बजट दिया, तो बताए गवर्नमेंट उसको बताएगा कि भैया हाँ लास्ट ईयर मैंने कितना कितना खर्च किया। ठीक, तो वो होता है हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड क्या आता है, फाइनेंस बिल। ठीक है, फाइनेंस बिल मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ने मान लो बिल पेश किया, ठीक है, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने बिल पेश किया तो क्या होता है, जो ये बिल होगा हमारा वो क्या कहलाएगा, 22-23। ठीक है, 2022-23। मतलब क्या, मतलब क्या, 1 अप्रैल से लेकर, ठीक ना, 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक गवर्नमेंट क्या क्या करने वाला है, ठीक है, कहाँ से पैसा लाएगा, क्या क्या काम करेगा, वो सब अभी बताएगा गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, प्रॉब्लम ये होता है, मान लो अभी गवर्नमेंट ने ये बताया है कि हम अगले 1 साल के अंदर हम इतना रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, अगले 1 साल के अंदर इतना खर्चा करेंगे, अगले 1 साल के अंदर हम ये काम करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है, बहुत कुछ जो गवर्नमेंट बोलता है अभी कि हाँ हम करने वाले, बट वो कर नहीं पाता है। ठीक, इसलिए क्या होता है, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा कि गवर्नमेंट ने बजट में ये बोला बट फिर गवर्नमेंट ने किया नहीं। इसलिए क्या होता है ना कि जब भी मान लो कि अगले साल जब बजट पेश होगा ना, ठीक है, 2023-24 का, तो उस समय गवर्नमेंट क्या लाएगा, एक रिवाइज एस्टीमेट लाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, हर नए बजट के पहले गवर्नमेंट एक रिवाइज स्टेटमेंट लाता है कि हमने पिछले बजट में ये बोला था, लेकिन हम उस चीज को रिवाइज करके अब एक्चुअल में कितना हुआ वो बता रहे हैं। क्लियर है? हाँ, अब मान लो इस बजट में गवर्नमेंट ने ये बोला कि भैया हम लोग XYZ काम करेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आएगा, भैया आप काम करोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? ठीक है, तो क्या होगा, गवर्नमेंट कुछ टैक्स बढ़ाएगा, कुछ टैक्स कम करेगा, ऐसे करेगा। तो टैक्स बढ़ाएगा या कम करेगा वो किसके थ्रू होगा, वो फाइनेंस बिल के थ्रू होगा। क्लियर? और थर्ड हमारा आता है अप्रोप्रिएशन बिल। अब ये क्या होता है समझो, अब मान लो गवर्नमेंट ने आज पेश किया बिल 1 फरवरी को, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिल पेश होने के 75 डेज के अंदर बिल को पास होना चाहिए पार्लियामेंट से। ठीक है, तो मतलब क्या अप्रोक्स मान लेते 2 महीने। तो मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ने आज बिल पेश किया कि हम 1 साल में ये काम करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन बिल पास होगा आफ्टर 2 महीने के बाद, तो गवर्नमेंट को पैसा तो 2 महीने बाद मिलेगा पार्लियामेंट से, लेकिन उन 2 महीने के अंदर गवर्नमेंट को अपना खर्चा चलाने के लिए कुछ ना कुछ पैसे तो चाहिए ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वो जो पैसे का जुगाड़ जो गवर्नमेंट करेगा वो अप्रोप्रिएशन बिल से पास करेगा। मतलब क्लियर है? हेलो? Be little यस सर। closer हेलो to हेलो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो बजट हमारा होता है वो 3 डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर होता है। ऐसे देखो, होता बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है, ठीक ना, तो मेनली हमारा दे आर 3 डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक, पहला क्या होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब लास्ट ईयर के अंदर गवर्नमेंट को जो पैसा मिला पार्लियामेंट से अंदर, ठीक है, तो उसको गवर्नमेंट ने क्या खर्च किया, क्या नहीं किया, ठीक, या कितना पैसा उसको और लेना पड़ा, तो उसका एक स्टेटमेंट देता है कि क्लियर है। सेकंड क्या होता है, अगले साल जो गवर्नमेंट को मान लो कि पैसा जुगाड़ करना है अपना प्रोजेक्ट के लिए, तो उस पैसे कहाँ से लाएगा, उसके लिए टैक्स बढ़ाएगा, टैक्स रिड्यूस करेगा। ठीक है,
तो उससे रिलेटेड जो बिल पास करेगा वो होगा मेरा फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल पास करे गवर्नमेंट, क्या होता है टैक्स रेट को, न्यू टैक्स को इंक्रीज करता है, ठीक है, या न्यू टैक्स इम्पोज करता है। क्लियर? और तो ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंस बिल। इज इट क्लियर? हेलो हाँ हेलो। Yes, sir. सर, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेवेन्यू भी आता है? हाँ वो बताएगा ना कि लास्ट ईयर मैंने कितना, मेरे पास पैसा आया, ठीक है। इसे नॉर्मली समझो ना कि इस साल मान लो पापा ने पॉकेट मनी दिया 1000 रुपीज, ठीक है, क्लियर है, पापा ने पॉकेट मनी दिया 1000 रुपीज। अब के अगले महीने तुम पापा के पास जाके बोले पापा मुझे और पॉकेट मनी दो, तो पापा बोलेंगे लास्ट महीने जो मैंने दिया था वो पॉकेट मनी तुमने क्या किया। फिर तुम अपना लिस्ट निकालोगी, ठीक, कि पापा देखो मैंने 100 रुपए का सैंडल लिया था, ठीक है, 50 का कैडबरी लिया था, ये टेडी बियर ले लिया था, या फिर घूमने गई थी। तो वो जो स्टेटमेंट तुम दोगी ना वही हो गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक टाइप से, ठीक है। वो मंथली हो गया एक टाइप से, यहाँ पे एनुअली हो जाता है, ठीक, क्लियर है? चलो फिर ये हो गया। अब आ जाते हैं बजट के अंदर, ठीक है। तो मेनली पार्लियामेंट के अंदर जब गवर्नमेंट बजट पेश करता है ना तो उसके साथ बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स होता है। एक डॉक्यूमेंट क्या होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि गवर्नमेंट आर्टिकल 112 के अंदर पेश करता है, ठीक है। तो ये कंपलसरी है गवर्नमेंट के ऊपर कि आर्टिकल 112 के अंदर कंपलसरी है कि गवर्नमेंट को हर साल पार्लियामेंट के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करना पड़ेगा, ठीक, जिसके अंदर ये मेंशन होगा कि गवर्नमेंट को जो मिला था उसने क्या खर्चा किया, नहीं किया, एक्स वाई जेड, ठीक है, वो अलग ही अपना वो है। सेकंड क्या होता है डिमांड फॉर ग्रांट्स। अब मतलब क्या होता है गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला जाए तो उसके अंदर क्या होता है बहुत सारा मिनिस्ट्रीज होता है मेरा, ठीक है। बहुत सारा मिनिस्ट्री होता है, हर मिनिस्ट्री का अपना अलग अलग खर्चा होता है, ठीक। तो हर तब बजट बनता कैसे, बजट ऐसे बनता है कि जब बजट बनाने का टाइम आता है ना, दिसंबर से ये काम स्टार्ट हो जाता है, तो हर मिनिस्ट्री को बोला जाता है भैया एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, भैया एजुकेशन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, आप एक काम करो, आपको कितना कितना खर्चा चाहिए एक साल के लिए, ठीक है, वो आप अपना हिसाब से कैलकुलेट करके मेरे को बताओ। जब सब मिनिस्ट्री अपना अपना खर्चा कैलकुलेट करके दे देता है ना, तो उसके बेसिस पे फाइनेंस मिनिस्ट्री अपना बताता है कि हाँ इतना मैं दे सकता हूँ, इसने इतना 1000 करोड़ मांगा है तो इसको मैं 900 करोड़ दूंगा, ठीक है, इस टाइप से अपना डिसाइड करता है। तो हर मिनिस्ट्री का जो अपना अपना मतलब एक टाइप से रिक्वायरमेंट होता है ना, उसको कंबाइन करके बजट बनाया जाता है, ठीक है। बजट के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट भी क्या करता है जब बजट रखता है तो गवर्नमेंट भी ये बोलता है ना कि मेरे को ये स्कीम है तो इसके लिए इतना ग्रांट चाहिए, इस मिनिस्ट्री को इतना ग्रांट चाहिए, ठीक है। तो वो ग्रांट से रिलेटेड जो बिल होता है वो भी बजट के साथ ही पेश किया जाता है, क्लियर है। थर्ड होता है हमारा फाइनेंस बिल, मतलब टैक्स रेट को बढ़ाना, जुगाड़ करना, वो सब पैसा कहाँ से आएगा, वो सब के बारे में फाइनेंस बिल के अंदर होता है, ठीक। सर मेरा मेरा क्वेश्चन है। हाँ, सर ये ग्रांट का एक्चुअली मीनिंग क्या हुआ, मतलब? ग्रांट का मतलब एक टाइप से देखो, तुम मान लो कि तुमने 1000 रुपए किसी से उधार लिए, ठीक ना। ग्रांट दो टाइप का होता है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे जो ग्रांट का बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो ग्रांट लेगा वो वापस नहीं करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे क्या होता है ग्रांट मतलब इस मिनिस्ट्री का हुआ तो एक टाइप से पैसे लेना, इस डिपार्टमेंट को इतना ग्रांट मिलना, मतलब एक टाइप से पैसा लेना उससे। मतलब मेरे को इतना पैसे चाहिए, जैसे एग्जांपल मान लिया जाए कि तुम जैसे मान लो पापा पास जाके हम बोल रहे हैं पापा मेरे को शॉपिंग करना, मेरे को 1000 रुपए दो, ठीक है। पापा ने तुमको 1000 रुपए दिए, तो 1000 रुपए एक टाइप से जो हो गया ना ग्रांट हो गया। तो क्या होता है ना कि बिना पार्लियामेंट के परमिशन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा मतलब जो फंड है उससे पैसा नहीं निकाल सकता है, ठीक है। कौन कौन सा फंड है आगे देखेंगे हम लोग, कॉन्सेंट्रेट फंड ऑफ इंडिया, उससे पैसा नहीं निकाल सकता। उससे पैसा निकालने के लिए ग्रांट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वो फिर अलग अलग स्क्रूटनी कमिटीज होता है, वो ग्रांट देखता है कि हाँ ठीक ग्रांट है कि नहीं है, फिर उसके ऊपर भी अलग चीज होता है, लेकिन वो पॉलिटी का एंगल चले जाएगा, ठीक है। कि वोट ऑन अकाउंट होता है, टोकन कट होता है, ये सब चीज होता है। तो हम उस पर नहीं जाते क्योंकि हमारा जो टॉपिक हो एक इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। तो खाली हम समझ रहे हैं कि क्या होता है कि मेनली ग्रांट कितना पैसा चाहिए गवर्नमेंट को अगले साल। जैसे मान लो कि गवर्नमेंट को ये कि नहीं ये एक फंड गवर्नमेंट ने बनाया डिजास्टर मैनेजमेंट फंड, उसके अंदर अभी कोविड आ गया तो हो सकता है इन फ्यूचर और कोई वायरस आ जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया उस फंड को पैसा बढ़ाने के लिए अप्लाई किया, तो वो भी ग्रांट के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। यस फाइनेंस बिल मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। एक एक और स्टेटमेंट गवर्नमेंट पेश करता है वो क्या होता है एफआरबीएम, मतलब क्या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट बिल, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है 2003 के अंदर गवर्नमेंट ने ये बोला था भैया हमारा खर्चा बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, कुछ करना पड़ेगा, ठीक। तो उन्होंने फिर एक्ट बनाया, एक्ट बना के ये बोला कि एक काम करते हैं, ये जो डेफिसिट हमारा होता है ना धीरे धीरे करके डेफिसिट को हम लोग 3% के नीचे लाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो हर साल बजट के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी डॉक्यूमेंट्स पेश करता है हमारा कि भैया ये जो 3% लाने के नीचे हमने क्या क्या काम किया, नहीं आ पाया तो उसका क्या क्या रीजन है, क्लियर है। तो एफआरबीएम जो होता है एक्ट के अंदर भी कुछ कुछ जैसे मीडियम टर्म में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या स्टेप्स लेगा अपना फिजिकल कंसोलिडेशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक, लॉन्ग टर्म में क्या लेगा, ठीक है, फिर बजट रेसिप्ट कितना है मेरा, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब लाता है
बजट डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये सब मिला के जो होता है मेरा, उसको नॉर्मल लैंग्वेज में लोग बजट बोलते हैं, बजट डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। क्लियर है? हेलो यस सर। हाँ हेलो। सर, FRBM एक्ट एक्चुअली होता क्या है? कुछ एक्ट ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ज़्यादा डिटेल बताना पॉसिबल है नहीं, बिकॉज फिर टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएगा। बस ये समझो क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले जितना खर्चा हो रहा था ना, देखो हमारा क्या होता है, रेवेन्यू होता है, एक होता है एक्सपेंडिचर, ठीक। क्लियर है? अब नेचुरल से बात है कि अगर हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं से हम उधारी मांग के ला रहे हैं, तभी अपना खर्चा पूरा कर रहे हैं। अगर मान लो मेरा रेवेन्यू 100 रुपीज है, बट मैं मंथली का खर्चा 150 रुपए है, तो कहीं ना कहीं 50 रुपीज तो मैं कहीं ना कहीं से ला रहा हूँ ना खर्च करने के लिए। क्लियर है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ऐसा ही चल रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, हम लोग एक काम करते हैं, उसको रिड्यूस हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने टारगेट बताया कि इस साल 50% का, मान लो कि 50 रुपए का हम लोग को एक डेफिसिट हो रहा है, अगले साल 40 करेंगे, फिर 50 करेंगे, फिर 20 करेंगे, फिर 10 करेंगे, ऐसे करते करते कुछ सालों के बाद हम लोग पूरा मतलब जितना खर्चा, जितना रेवेन्यू, जितना एक्सपेंडिचर इक्वल कर लेंगे, जिससे हमारा डेफिसिट ना हो। क्लियर? उसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट बनाया था ये। इस एक्ट के अंदर बोला गया कि 3% हम लोग अपना फिजिकल डेफिसिट के अंदर रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी तक भी ये पॉसिबल हो नहीं पाया है, फिर जो भी हो। तो बजट जो पेश करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसके अंदर ये सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेबल करता है बजट को। अब एक एक करके देख लेते हैं हम लोग कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। उसके अंदर क्या बताता है गवर्नमेंट की, वही कि मतलब अगले साल पैसा कहाँ से आएगा। मैं बजट बना रहा हूँ 2022-23 का, तो अगले एक साल के अंदर मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। जो पैसा मेरे पास आएगा वो मैं खर्चा कहाँ करूंगा, ठीक। क्लियर है? इस स्टेटमेंट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बताता है, भैया ये जो बजट में बना रहा हूँ ना, एग्जाम्पल 40 लाख करोड़ का, तो ये 40 लाख करोड़ कहाँ से आएगा, ठीक है। 40 लाख करोड़ कहाँ से आएगा। सेकंड, इस 40 लाख करोड़ में से मैं खर्चा जो करूंगा 40 लाख करोड़, तो कहाँ कहाँ खर्चा करूंगा। क्लियर ये चीज? सर तो जो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर जो पैसा आता है ना, वो 3 फंड में जाता है। अब देखो, अब मैंने क्या बताया यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि अगले एक साल के अंदर हमारे पास 40 लाख करोड़ आने वाला है, ठीक है। क्लियर? तो सबसे पहले तो ये कहाँ से आएगा, उसका पूरा स्टेटमेंट इसके अंदर होगा, ठीक। सेकंड क्या, ये जो फंड आएगा, तो मेनली जो फंड आता है 3 अकाउंट में आता है। एक क्या होता है मेरा, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, एक होता है पब्लिक अकाउंट। तो डिफरेंस क्या होता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या होता है, जितना भी टैक्सेस वगैरह हम लोग पे करते हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, उसके बाद जो फॉरेन लोन्स वगैरह आता है ना, वो सब कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है, ठीक है। उससे पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट का वोटिंग होता है, पार्लियामेंट का परमिशन चाहिए। क्लियर? बिना पार्लियामेंट के परमिशन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं निकाल सकता है। क्लियर? सेकेंड आता है मेरा क्या, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये जो फंड होता है फॉर इमरजेंसी पर्पस बनाया जाता है, ठीक। ये क्या होता है कि अंडर प्रेसिडेंट होता है, ये वाला जो फंड होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये अंडर प्रेसिडेंट काम करता है, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं कि प्रेसिडेंट हमेशा चेकबुक लेके घूमेगा, ठीक है। नाम का प्रेसिडेंट हेड होता है, लेकिन उसको मॉनिटर या फिर संभालने का काम जो होता है फाइनेंस सेक्रेटरी करता है। क्लियर? ये अभी तक लास्ट ईयर तक ये 500 करोड़ था कि हर साल इसमें 500 करोड़ डाला जाता था कि कोई भी मतलब अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आए तो उससे टैकल करने के लिए। लेकिन लास्ट ईयर जब कोविड आया तो गवर्नमेंट को भी ये लगा कि नहीं, इसे 500 में कुछ हो नहीं सकता है मेरा, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस 500 से बढ़ा के इस अकाउंट के अंदर 30,000 करोड़ डाल दिया कि अब हम लोग 30,000 करोड़ इस फंड के अंदर मेंटेन करेंगे, ठीक। जो कि प्रेसिडेंट के अंदर होता है, लेकिन उसको मैनेज कौन करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी। क्लियर? ये तो क्लियर है ना। बजट पे भी आएंगे, लेकिन ये सब बेसिक जानना जरूरी है, ठीक है। पॉलिटी में भी काम आएगा वैसे। और हाँ, अच्छा थर्ड में कंप्लीट कर देता हूँ, पब्लिक फंड। पब्लिक फंड क्या होता है, जैसे मान लो आपने किसान विकास पत्र खरीदा, ठीक है, या फिर आपने एक आया था ना वो एक फंड योजना लड़कियों के लिए था, ठीक है, नाम मैं भूल रहा हूँ, समथिंग जो भी है। तो जो भी हो, किसान विकास पत्र हो गया, या फिर गवर्नमेंट का जो एग्जाम्पल आपने कुछ खरीदा है, ठीक है, बॉन्ड वगैरह, तो उसका जो पैसा होता है इसमें आता है पब्लिक अकाउंट फंड के अंदर, ठीक है। ये इससे पैसा निकालने के लिए भी कोई परमिशन नहीं चाहिए। तो परमिशन सिर्फ इसके लिए चाहिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए, बाकी से निकालने के लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए, ठीक। और इससे क्या होता है पब्लिक अकाउंट फंड के अंदर, इसमें लोगों का ही पैसा जमा होता है, ठीक है। तो एक टाइप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये एक टाइप से बर्डन है, या फिर ये उसका लायबिलिटी है, ठीक है। कि पैसा, जैसे मान लो कि आपने किसान विकास पत्र के अंदर एक बॉन्ड खरीदा हुआ है, ठीक, तो आपने पैसा दे दिया, तो पैसा इस पब्लिक फंड के अंदर आ गया, तो गवर्नमेंट उसको यूज कर रहा है। अब कल को वो पर्सन जिसने किसान विकास पत्र खरीदा है अपना पैसा मांगने आएगा, तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसको पूरा पैसा वापस दे। क्लियर है?
ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ बिकॉज ये फिर पॉलिटी का चीज हो जाएगा, बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि पैसा। तो फिर से वो पब्लिक फंड के बारे में बोल सकते हैं। हाँ, था पब्लिक अकाउंट फंड में क्या होता है कि हम लोग जैसे एक है ना सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक। उसमें क्या होता है, मान लो आपने बॉन्ड खरीदा या फिर मान लिया जाए कि आपने किसान विकास पत्र खरीदा, ठीक। वो क्या होता है कि आपने एक बॉन्ड खरीदा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपने पैसा दिया, आपको पर ईयर कुछ मिलता रहेगा उस बॉन्ड का। उस बॉन्ड का पैसा पब्लिक अकाउंट में जमा होता है, ठीक ना। या फिर एनपीएस, आपने नेशनल जो पेंशन वगैरह है, ठीक है, स्कीम, उसका पैसा भी यहाँ जमा होता है। वो पैसा क्या है कि गवर्नमेंट का लायबिलिटी है कि उसको पे करना लोगों को, ठीक है। इसलिए इसका नाम भी पब्लिक अकाउंट फंड ही है। तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आई थिंक क्लियर हो चुका है। अब सेकंड देखते हैं क्या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये तो बता ही दिया मैंने, ठीक है। ऑल एक्सपेंड वही है, अंडर 266 होता है मेरा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऑल रेवेन्यूज रिसीव बाय गवर्नमेंट, जो मैंने बताया कि गवर्नमेंट जो भी रेवेन्यू रिसीव करेगा, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स हो, चाहे कस्टम ड्यूटी, जो भी हो, तो मेरा कहाँ जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस यहाँ से कुछ भी पैसा निकालने के लिए, ठीक है, बिना पार्लियामेंट के परमिशन के पैसा नहीं निकाल सकता गवर्नमेंट, ठीक ना। ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज इनकर्ड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नो अमाउंट कैन बी विदड्रॉन विदाउट द परमिशन फ्रॉम द पार्लियामेंट, ठीक। सिर्फ इसी में ये चीज मतलब एक टाइप से कंडीशन है, बाकी में किसी में कंडीशन नहीं है, ठीक है। ये कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया मेरा आर्टिकल 267 में आता है, जो मैंने बताया क्या, प्रेसिडेंट के अंदर में होता है, बट उसको संभालता है फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक ना। टोटल लास्ट ईयर तक 500 करोड़ था, लेकिन अब 30,000 करोड़ हो गया इसके अंदर। पब्लिक अकाउंट फंड, ठीक, आर्टिकल 266 के अंदर में आता है, ठीक। इसके अंदर पैसा कहाँ से आता है, इसके अंदर पैसा कहाँ से आता है, एग्जाम्पल प्रोविडेंट फंड का पैसा, ठीक ना, स्मॉल सेविंग्स कलेक्शन का पैसा इसके अंदर होता है, ठीक। उसके बाद जो सेस वगैरह गवर्नमेंट कंट्री करता है, सेस वगैरह, ठीक, जैसे एजुकेशन सेस होता है, हेल्थ सेस होता है, तो सेस का पैसा भी इसी के अंदर जाता है, ठीक। तो ये था मेरा बेसिक थोड़ा सा। तो पब्लिक अकाउंट फंड नॉट बिलोंग टू गवर्नमेंट, जैसा मैंने बताया कि गवर्नमेंट का पैसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो पैसा आता है, ठीक है, गवर्नमेंट उसको यूज करता है, लेकिन बाद में गवर्नमेंट को उसको वापस करना पड़ेगा, ठीक। इसलिए इसके लिए भी कोई अप्रूवल नहीं चाहिए पार्लियामेंट का, ठीक। अभी तक ही समझ में आ गया गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कहाँ से आता है। पहला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है, ठीक है। सेकेंड कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में होता है, तीसरा पब्लिक फंड में आता है। तो इन तीनों के अंदर जो पैसा आता है, ठीक है, उसी पैसे को यूज करके गवर्नमेंट अपना खर्चा चलाता है। तो हम लोग समझ गए कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से आता है, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब देखते हैं हम लोग क्या कि रेवेन्यू तो आ गया, अब देखते हैं गवर्नमेंट का खर्चा क्या क्या है, ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या क्या है गवर्नमेंट का। देखो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दो टाइप का होता है, एक क्या होता है कि लोगों को सैलरी देना, सैलरी देना, पेंशन देना, ठीक है। एक क्या होता है रोड बनाना या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, क्लियर है। मोटे मोटे तौर पे ये दो काम होता है ना गवर्नमेंट का, ठीक है। एक्सपेंडिचर इसी में पैसा जाता है। अब देखो, अब मान लो गवर्नमेंट ने किसी को सैलरी दिया, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ने मान लो किसी को पेंशन दिया, तो इस केस में कुछ न्यू चीज क्रिएट हो रहा है, नो। कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी नया नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के एक्सपेंडिचर जिसमें क्या होता है कि कुछ भी क्रिएट नहीं होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मेरा खर्चा हो रहा है, ठीक है। और ऐसा टाइप का खर्चा जिसके अंदर मेरा कुछ क्रिएट हो रहा है, जैसे एग्जांपल गवर्नमेंट ने रोड बनाया तो एक कैपिटल क्रिएट हो रहा है, ठीक ना। मान लो कि कुछ एयरपोर्ट बनाया तो एक कैपिटल क्रिएट हो रहा है, फिर उससे गवर्नमेंट को फायदा हो सकता है कुछ इन फ्यूचर, ठीक है। तो उस टाइप का एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। डिफरेंस क्लियर हुआ। हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। तो इस टाइप का एक्सपेंडिचर जिसमें कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होता है, ठीक ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक। इस टाइप का एक्सपेंडिचर जिसमें कि मान लो कुछ क्रिएट हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। हाँ, तो ये आ गया मेरा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो अब ऐसा नहीं कि बजट बनाना है तो अब देखो इंडिया का क्या होता है, पार्लियामेंट बजट बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अलावा हमारा अप्रॉक्स 32 स्टेट्स भी बनाता है, ठीक है, बजट। अब बोलोगे 32 कैसे, 31 32 कैसे, 29 स्टेट्स है। उसके बाद पुडुचेरी भी अपना बजट बनाता है, ठीक है, दिल्ली बनाता है अपना, ठीक है। तो ये तो जो भी हो, तो मोर देन 30 स्टेट्स अपना बजट बनाता है। अगर मान लो सब बजट अपना अलग अलग तरीके से बनाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कैसे समझ में आएगा, कैसे कंपेयर करेंगे हम लोग, ठीक।
इसलिए क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 150 के अंदर ये बताया गया कि भैया ये फॉर्मेट है, ठीक ना, आपको इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपना बजट तैयार करता है। क्लियर है? ऑलरेडी मैंने बता दिया कि एफआरबीएम एक्ट के अंदर क्या क्या होता है, ठीक ना, गवर्नमेंट का टारगेट कितना होगा, फिजिकल डेफिसिट कम करना, ये सब चीज होता है, ठीक। उसका एक कॉन्सेप्ट यहाँ आता है क्या, फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या कि वही गवर्नमेंट का जो इनकम आया वगैरह वहाँ, ठीक है, वो सब हो गया, ठीक है। फिर कैपिटल रिसिप्ट जो होता है, मास टोटल एक्सपेंडिचर, मेनली क्या होता है, देखो गवर्नमेंट ने अगर मान लिया जाए कि फिजिकल डेफिसिट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक तरह से बताता है गवर्नमेंट को कितना पैसा बोरो करना है। जैसे एग्जांपल मान लिया जाए कि तुम्हारा खर्चा है 150 रुपए, ठीक है, तुम्हारा इनकम कितना है 100 रुपए ही है, ठीक। इसमें क्या है, 50 रुपए तुम्हें बोरो करना पड़ेगा, तो वो 50 रुपए जो तुम्हारा होगा क्या कहलाएगा, तुम्हारा फिजिकल डेफिसिट। क्लियर है? आई थिंक ये चीज क्लियर है ना। आगे बढ़ते फिर एक चीज, ठीक है। सेकंड क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। अब क्या होता है, पुराना जो लोन हमने, हेलो सर रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट मेरा ये होता है कि जैसे मान लो जो टैक्स कलेक्शन होता है ना, मेरा इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ठीक ना, तो ये सब चीज हो जाता है मेरा। ओके। आगे देखेंगे वो लोग चीज। हम फिजिकल डेफिसिट क्लियर हो गया मेरा, ठीक है। अब देखते हैं क्या इसी में एक आता है प्राइमरी डेफिसिट। अगर अब देखो क्या होता, बोलो सर डेफिसिट मतलब? वही लॉस, 150 खर्चा है लेकिन 100 रुपए ही कमाई है, तो 50 रुपया मेरा तो कम हो गया ना, खर्चा कम है मेरे अच्छा, पास, 50 रुपए ओके सर, कमी, कमी एक टाइप से, ठीक ना, स्कार्सिटी दिखाता है वो, ठीक है। ओके सर। रेवेन्यू रिसिप्ट डेफिसिट हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, ये ठीक है, ये सब चीज हो गया। अब आ जाते हैं बजट के ऊपर, ठीक। तो ये कुछ बेसिक टर्म था, ठीक है। अब देखो बजट में मैंने क्या बोला वो ना, प्राइमरी डेफिसिट है ना, ऊपर क्या था हुआ, प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट समथिंग था ऊपर, यहाँ हाँ पे प्राइम डेफिसिट था। हाँ, इसको तो आप समझाने के लिए वो मुझे बहुत कुछ समझाना पड़ जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्या होता है ना कि फिजिकल डेफिसिट, मैंने क्या, प्राइम डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट तुमने निकाल दिया, ठीक है। अब क्या होता है ना कि अब गवर्नमेंट ने मान लो इस ईयर लोन लिया है, ठीक है, या फिर बोरोइंग किया है, तो नेचुरल सा बात है क्या, पिछले साल तक गवर्नमेंट ने बोरोइंग किया होगा उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। क्लियर है? इस क्योंकि ज्यादातर जो गवर्नमेंट वर्ल्ड में चल रहा है ना, उनका पॉलिसी क्या है, उधार लेके घी पियो, ठीक है। हाँ समझे मैं क्या बोला, उधार लेके घी हाँ पियो, हाँ ठीक ना, हैवी हाँ, बोरोइंग समझ करके गई। अपना मतलब लेविश खर्चा करते हो। ज्यादातर गवर्नमेंट जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका यही कंडीशन है, ठीक। तो मेनली यही होता है क्या, लेकिन क्या होता है कि अगर बोरोइंग दिखाएंगे बार बार तो क्या होता है, नंबर बड़ा आएगा तो वो इमेज अच्छा नहीं बनता है ना, इसलिए हम लोग क्या जुगाड़ निकालते रहते हैं क्या, किस तरीके से हम मतलब अपना डेफिसिट कम दिखाते रहे, ठीक है। तो हमने क्या हाँ किया, वही निकाला क्या, फिजिकल डेफिसिट में क्या बताता है कि भैया हमने कितना बोरोइंग किया, ठीक है। हाँ हमने क्या किया कि ये नंबर थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, क्या, प्राइमरी डेफिसिट। हमने ये बोला कि भैया रियल में मेरा डेफिसिट कितना होता है, उससे एक काम करते हैं कि हमारा जितना बोरोइंग किया ना हमने, रियल में हमने कितना मतलब मेरा डेफिसिट हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए कि मान लो कि मैंने, मेरा डेफिसिट कितना है, 50 रुपए का उधारी किया मैंने, ठीक है। क्लियर है? हाँ, उसके लेकिन ऊपर लेकिन क्या इंटरेस्ट हुआ तो कि, है। लेकिन क्या हुआ कि पिछले अभी तक जितना लोन मैंने लिया था ना, ठीक है, अब मान लो कि मैंने क्या पिछला लोन का 20 रुपए मैंने चुकाया उसको, ठीक है। तो रियल में मैंने तो 30 रुपए ही उससे उधारी लिया ना। जैसे मान लो मैं तुमसे कंटिन्यूअसली उधार लेते रहता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि मान लो कि मेरे पास मेरा खर्चा 150 का है, ठीक, इस बार हर बार लेता हूँ, बट इस बार मेरे पास सिर्फ 100 रुपए था, तो मैंने तुमसे 50 रुपए उधार लिया, ठीक ना। अब क्या होगा कि नेचुरल सा बात है क्या कि अब जब मैं अपना खर्चा बनाऊंगा, बजट बनाऊंगा, तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि भैया अब तो मेरे पास 150 रुपए आ गए, 100 रुपए खुद के थे, 50 रुपए मैंने उससे उधारी ले लिया, लेकिन अब मैं जो 150 रुपए खर्च करूंगा तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि भैया 150 में से मैंने जो पिछला उधारी जिनको लिया था उनको भी तो मेरे को वापस करना पड़ेगा ना पैसा, ठीक है। तो क्या होगा कि जो फिजिकल डेफिसिट का डेटा आएगा, अगर उसमें से पिछला जो इंटरेस्ट मैंने जो लोन लिया था उसका इंटरेस्ट में चुकाऊंगा, तो मेरा निकलेगा प्राइमरी डेफिसिट। समझ में आ रहा है? यस। हाँ उसी तरह हम लोगों ने कुछ अच्छा नंबर लाने के लिए एक रेवेन्यू डेफिसिट का जुगाड़ निकाला। मतलब ये कि भैया हमने ये बोला कि देखो ऐसा नहीं है, बोरोइंग करना कोई खराब बात नहीं है, ठीक ना, लेकिन हम लोग एक काम करते हैं कि मान लो मैंने 50 रुपया का बोरोइंग किया, ठीक ना, अगर उसमें से मैं 20 रुपए का घर वर बना लेता हूँ, ठीक, तो मतलब क्या है कि रियल में ये तो मेरा एक टाइप से इन्वेस्टमेंट हुआ ना। तो रियल में तो मेरा बोरोइंग से 30 रुपए का ही हुआ, खर्चा मैंने 30 रुपए ही किया है, क्योंकि ये जो 20 रुपए मैंने खर्चा किया है वो तो इन फ्यूचर मेरे को रिटर्न देगा।
ठीक है, इसलिए ये आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, जो रेवेन्यू डेफिसिट में से जो ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। नहीं आया तो इसको रट लेना, क्योंकि एग्जाम में भी यही काम आएगा, क्योंकि अभी समझाया जाऊंगा तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा, कभी क्या इकोनॉमिक्स है? करेंगे तब। इफेक्टिव डेफिसिट क्या है? मैंने तो वही बोला ना कि अगर मान लिया जाए, ठीक है, मेरे पास मान लो कि 50 रुपए मैंने बोरोइंग मैंने किया, ठीक है, मैंने ये बोला 50 रुपए बोरोइंग किया, ठीक। अब मैंने हाँ 50 रुपए में से क्या किया, 20 रुपए कुछ कैपिटल क्रिएट किया, मतलब 50 लाख बोल रहे हैं, ठीक है। उस 50 लाख में से 20 लाख का मैंने मान लो एक घर बना दिया, ठीक है, 20 लाख का घर बना दिया और 10 लाख का एक स्कूल बना दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, हाँ अब देखो ये जो 30 लाख मैंने खर्च किया, ठीक है, तो अब क्या हुआ, इससे मेरे को कुछ ना कुछ एक तरह से कैपिटल क्रिएट हुआ, वो कभी ना कभी मैं बेचूंगा तो मेरे को रेवेन्यू आएगा ना, तो एक तरह से ये मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ। तो रियल में 20 लाख रुपए ही मेरा क्या हुआ, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, मतलब 20 लाख ही रियल में मैंने उधारी लिया, बाकी तो मेरा एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो गया, इन फ्यूचर में बेच के वापस कर सकता हूँ उसको, ठीक है। हाँ ठीक है, बट लिटिल बिट कंफ्यूजन है। तो ये डिफरेंस क्या होगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और रेवेन्यू देखो बात ये डेफिसिट ना, में? इसको मैं अभी समझाऊंगा ना, फिर मैं बजट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट इसीलिए बोला, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, बजट बजट करवाते हैं, उससे बजट करवा देते हैं, लेकिन मैंने ये इंक्लूड इसीलिए किया बिकॉज ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो नहीं होता है पूछ लेगा, मैं अलग से क्लास करवा दूंगा, ठीक है, इसके ऊपर। ये वैसे इकोनॉमिक्स ओके। का पार्ट है, ठीक है, बजट चैप्टर का इकोनॉमिक्स का पार्ट है। देखिए आज जो हमारा कोर टॉपिक है वो क्या है, मतलब जो आज का बजट है उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि बजट के अंदर क्या होता है, जैसे अभी मान लो कि क्या हुआ, दो अभी चल रहा है हमारा फरवरी, ठीक है, फरवरी। तो बजट हमारा हो रहा है वो क्या है, हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च तक हमारा बजट होगा, अगले साल तक, क्लियर है। तो अब क्या होगा कि अगले 1.5 साल, मतलब एक साल के अंदर गवर्नमेंट क्या काम करने वाला है, ठीक है, उसको लेकर गवर्नमेंट कमिटमेंट कर रहा है, ठीक ना। कस्में वादे बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, ठीक है, मैं तुम्हें हमेशा रहूंगा, ठीक है, इस टाइप का चीज, ठीक, रोज आइसक्रीम लाऊंगा तुम्हारे लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर रहा है, ठीक। रियलिटी हमको पता ही है, ऐसा होता तो है नहीं कमिटमेंट के बाद, ठीक है। इसलिए क्या होता है बाद में, 1 साल के बाद, ठीक है, वो दोनों आपस में झगड़ा करेगा, अरे तुमने तो बोला था चांद तारे तोड़ के लाओ, कहाँ तोड़ के लाए, ठीक है। तुमने तो बोला था रोज मुझे आइसक्रीम खिलाओगे, लेकिन तुम तो सिर्फ बीच में एक ही दिन खिला रहे हो, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक टाइप से क्या, ऑडिटिंग करना या फिर उसको रिवाइज करना, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन को। तो वही गवर्नमेंट भी वही काम करता है मेरा, क्या कि अभी गवर्नमेंट ने बोला कि हम ये चीज करने वाले हैं, ठीक है। तो हो सकता है गवर्नमेंट ने ये बोला कि भैया अपना खर्चा अगले 1 साल के अंदर 40 लाख में करोड़ में कमा लें, अपना खर्चा जुगाड़ कर लेंगे, ठीक। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगले 1 साल के अंदर 40 लाख करोड़ मेरे पास रेवेन्यू आने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि बाद में जब गवर्नमेंट को रियलाइज, जब नेक्स्ट ईयर, ठीक ना, तो गवर्नमेंट अपना जो ये करे तो उसको लगे करे मैंने तो 40 करोड़ सोचा, 40 लाख करोड़ सोचा था, बट मेरे पास तो सिर्फ 39 लाख करोड़ ही आया, या फिर 41 लाख करोड़ ही आया, ठीक ना। तो डेटा फिर चेंज करेगा अपना बजट एस्टीमेट, मतलब उसको कहते हैं क्या, रिवाइज्ड एस्टिमेटेड बजट, ठीक है। अभी जो बजट आता है मेरा एस्टिमेटेड बजट है, अगले साल जो आएगा वो मेरा रिवाइज्ड बजट, क्लियर है तो मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो। हाँ हेलो, इज इट क्लियर? तो सर ये रियल बजट नहीं है? नहीं, ये एस्टिमेटेड बजट है, एक एस्टिमेट, गवर्नमेंट ने एस्टिमेट बताया कि अगले 1 साल के अंदर मेरा इतना इनकम होने वाला है, ठीक, उसके हिसाब से मैं इतना खर्चा करने वाला हूँ, ठीक ना। इसको हम लोग कहते हैं एस्टिमेटेड बजट, ठीक ना। अब क्या होगा कि जो नेक्स्ट बजट डॉक्यूमेंट्स आएगा ना 2023-24 का, उस बजट के अंदर गवर्नमेंट मेंशन करेगा कि मैंने लास्ट बजट में ये एस्टिमेट किया था, लेकिन वो मतलब एक टाइप से जो मैंने रिवाइज किया तो रिवाइज डेटा मेरा ये आया है, क्लियर है। ओके। अब जैसे एग्जांपल 2019 का मतलब 20 का बजट ले लो, ठीक ना। तो उस समय गवर्नमेंट ने बोला कि अगले 1 साल में खर्चा इतना होगा, ठीक, लेकिन कोरोना आ गया, कोरोना के कारण गवर्नमेंट खर्चा बढ़ गया, तो नेचुरल सा बात है गवर्नमेंट बीच में तो बजट में नहीं डालेगा ना। तो अब गवर्नमेंट क्या काम करेगा, अगले साल जो बजट पेश करेगा 2021 के अंदर पेश किया उसने, गवर्नमेंट ने क्या बोला, अरे मैंने इतना एस्टिमेट किया था, लेकिन ड्यू टू सम रीजन ये खर्चा इतना इतना बढ़ गया, क्लियर है, उसको बताना तो पड़ेगा। तो वही होता है मेरा क्या, एक होता है एस्टिमेट बजट, एक होता है मेरा क्या, रिवाइज बजट, क्लियर है। खैर इसको छोड़ो, ठीक, जो भी हो, मतलब क्या कि बजट के अंदर जो कहा जाता है जरूरी नहीं कि 1 साल के बाद भी हो, ठीक। तो मेनली क्या, देखो एक तो बजट डॉक्यूमेंट्स आएगा, अब क्या होगा, बजट डॉक्यूमेंट जो आया उसके ऊपर डिस्कशन होगा, 60 दिन के बाद उसके बाद वोटिंग होगा उसके ऊपर, उस बीच में हो सकता है कुछ चेंजेस भी आए मेरा, ठीक है, कुछ चेंजेस भी आए, बहुत बार ऐसा होता है। लास्ट ईयर क्या था, गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स रेट को लेकर इश्यू हुआ था, तो बजट में वो चीज अनाउंस किया था, बट बाद में गवर्नमेंट ने उसको रोल बैक कर लिया था, ठीक है, क्लियर है। तो मतलब क्या, ये फुल एंड फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है, इसके अंदर टाइम टू टाइम वो होते रहेगा, ठीक, लेकिन सेम मतलब ऑन एन अप्रोक्स यही रहता ही है, ठीक है। तो वही बात है क्या कि आदमी जो जो उसमें बहुत कुछ बोल देता है, ठीक है, तो दिल पे नहीं लेना है, ठीक।
मतलब सीरियसली समझो कि क्या क्या न्यू न्यू चीज आया, ठीक ना, ये सब चीज कोर कॉन्सेप्ट समझो। बहुत बार क्या होता है, इसलिए मैंने क्या बोला ना, बजट के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ मेंशन कर देता है कि अरे मैं ये स्कीम चलाऊंगा, ये स्कीम चलाऊंगा। तो वो जो गवर्नमेंट बोलता है ये स्कीम चलाऊंगा, मैं ये करने वाला हूँ, तो मतलब क्या कि अगले एक साल में गवर्नमेंट ये करने वाला है, अगले एक साल में करने वाला है गवर्नमेंट, ठीक है। इसलिए क्या होता है, उसे बोल देता है कि मैं ये करूंगा, ठीक। हमें सिर्फ पता है वो काम करने वाला है, लेकिन क्या कैसे करेगा, कब करेगा, ठीक ना, उसका प्रोसेस क्या होगा, वो सब गवर्नमेंट कुछ नहीं बताता बजट में। वो क्या होता है, क्योंकि एक साल का बजट होता है, इसलिए विद इन ईयर, एक साल के अंदर उसको ये काम करना है, तो वो बाद में आगे चलकर उसका जो अदर डिटेल्स वगैरह होता है वो अपना फॉर्म करता है, वो सब बनाता है, ठीक, क्लियर है। यस। नहीं, मैंने बता दिया, बिकॉज क्या था ना, आज दिन भर में एक दो ने मेरे से क्वेश्चन ही पूछा था कि सर ये अनाउंस हुआ बजट में, तो इसका इसके अंदर क्या होगा, वो उसके अंदर क्या होगा, ठीक ना। ये तो मिनिस्ट्री को भी नहीं पता उसके अंदर क्या होगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ने बोल दिया, अब मिनिस्ट्री उसके ऊपर कमिटी बिठाया, कमिटी रिकमेंडेशन देगा, फिर मिनिस्ट्री उस रिकमेंडेशन को मानेगा, फिर वो प्रोसेस स्टार्ट होगा, क्लियर है। अब जैसे एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसी वाला गवर्नमेंट ने, तो हालांकि क्रिप्टो करेंसी कुछ बोला नहीं, वो भी एक टाइप से मिसअंडरस्टैंडिंग किया हुआ न्यूज है, ठीक है, जो भी है। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम इसके ऊपर टैक्स बढ़ाने वाले डिजिटल एसेट्स के ऊपर। तो अब अब गवर्नमेंट डिजिटल एसेट्स किस किस को मांगेगा, वो वहां पे मेंशन नहीं है। वो गवर्नमेंट क्या होगा, कुछ महीने के बाद गवर्नमेंट जब अपना रिपोर्ट बनाएगा, पॉलिसी पब्लिक करेगा, ठीक है, कमिटी बनाएगा, तो उसके रिपोर्ट के बेसिस पे हमको पता चलेगा गवर्नमेंट आखिर डिजिटल एसेट्स किस किस को मान रहा है, नहीं मान रहा है, क्लियर है। तो मतलब देखो, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक मतलब स्केलेटन है ना, एक टाइप से एक ढांचा है बस। उसके ऊपर बाद में हमने उसको हिसाब से अपना टाइम टू टाइम उसको अपना मतलब एक टाइप से उसको बनाया, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक। सेम टाइम से बजट भी जो होता है हमारा एक एक मतलब एक टाइप से वेग डॉक्यूमेंट्स होता है हमारा, जो कि मतलब हर डिटेल उसके अंदर नहीं होता है। वो एक साल के अंदर गवर्नमेंट बोलता है कि मैं ये करूंगा, तो विद इन एक साल तक वो उस बजट के ऊपर काम चलते रहता है, उसका डिटेल्स उसके अंदर जो बातें होती है उसके ऊपर काम चलते रहता है एक साल तक, तो उसका डिटेल्स एक एक साल तक आते रहता है, विद इन ये आते जाते रहता है, क्लियर है। चलो, तो वही बात है कि सबसे पहले मतलब जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी उसने ये बोला कि भैया देखो, बात ये है ना कि हम समझते हैं, ठीक है, हमारी हमदर्दी है लोगों के साथ कि लोगों ने इतना बड़ा हेल्थ डिजास्टर सहा है, ठीक है, उसके अलावा इकोनॉमिक बर्डन भी लोग सह रहे हैं, ठीक है, तो हम आपकी तकलीफों को समझते हैं, आपकी तकलीफों को समझते हुए हम ये बजट बना रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंडिया ग्रोथ रेट, तो इसमें यह बोला गया कि आने वाले साल के अंदर इंडिया ग्रोथ रेट इतना होने का चांसेस है, ठीक है, जो कि जितना भी इकोनॉमीज है उसमें सबसे ज्यादा होगा। अब देखो ये ग्रोथ रेट है, अब क्या है, जरूरी नहीं कि अगले एक साल तक ये हो सकता है कोई न्यू वेरिएंट आ जाए, कारण फिर लॉकडाउन लगाना पड़े, तो ये ग्रोथ रेट जो गवर्नमेंट ने सोचा है 9.2 होगा, वो 5.6 भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट उसको रिवाइज करके अगले साल का जो बजट बनाएगा, तो गवर्नमेंट ने वहां ये लिखेगा कि भैया हमने सोचा था इतना होगा, बट इतना ही हुआ रियल में। समझ में आया मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज फाइनल नहीं है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट एक साल का टारगेट बना रहा है कि एक साल के अंदर इंडिया का, अगले साल इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो 9.2 होगा परसेंट जीडीपी होगा। अब एक साल के क्या होगा तो किसी को नहीं पता ना, चेंजेस उसमें आ ही सकता है, हो सकता है ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो गवर्नमेंट जब रिवाइज करेगा अगले साल तो वहां पे फिर बताएगा, क्लियर है। तो अभी के लिए हमको ये याद रखना है मतलब जो जीडीपी। हाँ बोलो। इसका मतलब ये टारगेट है गवर्नमेंट का जी 9.2% हमको बढ़ाना है। टारगेट है, ये टारगेट कैलकुलेशन है। है, ठीक ना, एक्सपेक्टेशन है, जो बोल हम्म, सकते हैं हम लोग, ठीक। ठीक है, नहीं, थैंक ठीक है। तो ये रहा, तो ये 9.2 पर अभी के लिए हमको ये याद रखना है क्या, जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का, इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो है 9.2%, ठीक है। ये रहा मेरा। अभी तक क्या था देखो, न्यूज में बहुत कुछ चलते रहता है कि ओमिक्रॉन जो आया ना वो मतलब ज्यादा फैल रहा था, बट वो मिल्ड सिम्टम दिखा रहा था, तो अभी तक कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं था गवर्नमेंट का, लेकिन क्योंकि ये बजट के अंदर आ गया था, हम इसको ऑफिशियल सोर्स मान के एमसीक्यू में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो ओमिक्रॉन जो है वो मिल्ड सिम्टम्स है बट फैलता है। गवर्नमेंट ने ये बोला कि भैया 2 साल के अंदर मतलब हम लोगों ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा काम किया, जिसके कारण आज हम लोग एक स्ट्रांग पोजीशन पे हैं, ठीक है। इस स्ट्रांग पोजीशन को हमको कंटिन्यू रखना है सबका प्रयास के साथ, मतलब अपनी सोसाइटी को इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना है, सभी लोग को जो हेल्थ हेल्थ वर्कर्स है और सभी जो लोग हैं उनको एक साथ ज्वाइन करके हमको जो ग्रोथ टारगेट है 9.2% का, इस ग्रोथ टारगेट को हमको अचीव करना है, ठीक है। एक यहाँ पे नया चीज आया क्या कि गवर्नमेंट भी परेशान हो गया था, ठीक है, कि 2014 के बाद सब लोग पूछ रहा है कि अच्छे दिन कब आएंगे, ठीक है। उससे गवर्नमेंट परेशान हो गया, इसलिए गवर्नमेंट ने 2017 में ये बोला कि भैया वो चीज छोड़ो, आप एक काम करो, 2022 का इंतजार करो, न्यू इंडिया बनेगा 2022 में, ठीक है। 2022 आ गया तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि भैया ये 4 साल 5 साल का टारगेट देके परेशान हो गया, एक काम करते हैं क्या कि
25 साल का टारगेट देते फिक्स करते, ठीक। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम लोग एक न्यू इंडिया बनाएंगे 2047 तक, मतलब आजादी का जब 100 साल होगा ना, उस 100 साल तक, जब इंडिया 100 साल आजादी का हो जाएगा 100 साल, उस टाइम तक हम लोग, ठीक है, एक न्यू इंडिया बनाएंगे। और अभी से लेकर, ठीक है, अभी से लेकर, मतलब अभी क्या चल रहा है, एक टाइप से 2022-23 है ना, मतलब अभी से लेकर 2047 तक, ठीक है, जो हमारा 25 साल रहेगा, ठीक, उस पीरियड को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अमृत काल। हिंदी में काल का मतलब क्या होता है, पीरियड, ठीक है। तो मतलब गवर्नमेंट ने ये बोला कि भैया अभी से लेकर, ठीक ना, 2047 ये हमारे आजादी का 100 ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम तक हमको एक न्यू इंडिया बनाना है, और इस न्यू इंडिया को बनाने के लिए एक हमको आज से एक मतलब एक टाइप से कुछ स्टेप्स लेना पड़ेगा। आज से एक न्यू एरा स्टार्ट हो रहा है कि एक न्यू इंडिया बनाने का हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि एक न्यू इंडिया बनाएंगे। तो आज से हमारा अमृत काल स्टार्ट होता है। समझ में आया यस सर। कि इंडिया आज से अमृत काल के अंदर है। इस अमृत काल के अंदर 25 साल के अंदर हमको मतलब एक न्यू इंडिया बनाना है 2047 तक, ठीक है। अब बाकी सब जो बजट का जो चीज है ना, इसी के आसपास घूम रहा है। जैसे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने मान लो एक स्कीम लाया था हमारा, क्या, पहले न्यू इंडिया वाला, ठीक है। तो क्या हो रहा था, गवर्नमेंट कुछ भी स्कीम लॉन्च कर रहा है तो सब में न्यू इंडिया डाल रहा है कि अरे ये चीज हो रहा है तो ये न्यू इंडिया होगा। टॉयलेट भी बन रहा है तो मतलब क्या, टॉयलेट भी बनाया जा रहा है तो उसमें भी क्या बोल रहा है कि टॉयलेट बनाया जा रहा है तो उससे हमारा न्यू इंडिया हो रहा है, जहाँ पे हमारा मतलब सैनिटेशन फ्री इंडिया होगा, ये सब चीजें होगा, ठीक। तो सेम चीज हमारा कब हुआ, जब हमारा आयुष्मान मतलब आया ना, आत्मनिर्भर भारत। हर चीज के अंदर क्या कि हर चीज को आत्मनिर्भर भारत से लिंक किया जा रहा था। उसी तरीके से ये जो पूरा बजट है ना हमारा, उस पूरा बजट के अंदर हर पॉलिसी को, हर चीज को ये अमृत काल से रिलेट करके देखा जा रहा है कि भैया ये हम लोग सोचा है कि ये करेंगे अमृत काल के दौरान, ये सब हम लोग करेंगे जिससे कि हम लोग नया भारत बना पाए 2047 के अंदर। क्लियर है? इसलिए अमृत काल ये क्या कॉन्सेप्ट है समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है अमृत काल क्या है? हेलो, यस सर। यस ठीक है, सर। चलो, ठीक है, चलो। हाँ, तो वही बोला है क्या, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था क्या, अपना इंडिपेंडेंस डे के मतलब अवसर पे, कि इंडिया जो हो, जब 100 साल इंडिया का आजादी का पूरेगा तो हम लोग एक न्यू इंडिया बनाने वाले हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा कि हमारा ग्रोथ ही रहेगा, ठीक। जो एक न्यू इंडिया बनाएंगे जहाँ पे हमारा इकोनॉमी स्ट्रांग होगा, न्यू इंडिया बनाएंगे जहाँ पे इंक्लूसिव वेलफेयर सबको मिलेगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी प्रमोट होगा, एनर्जी ट्रांजेक्शन होगा, क्लाइमेट एक्शन होगा, ठीक है, ये सब चीज होगा न्यू इंडिया के अंदर। अब ये न्यू इंडिया बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया ना, कि मेनली ये भी चीज बनाया गया है, एक न्यू स्कीम लाया, गति शक्ति, ठीक है, आएंगे उसके ऊपर, कुछ नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। यस बजट में फिर ये कहा गया कि गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट ने मतलब एक तरह से पुअर और मार्जिनलाइज पीपल के लिए बहुत कुछ काम किया है। जैसे एग्जांपल, उनको हाउसिंग प्रोवाइड करवाया है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया है, कुकिंग गैस का प्रोवाइड करवाया है, वाटर का एक्सेस दिया है, ठीक है। उसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी गवर्नमेंट ने काम किया है, ठीक। डीबीटी भी प्रोवाइड करवाया है, अकाउंट के अंदर डायरेक्टली पैसा उनको दिया है, ठीक ना। तो ये सब गवर्नमेंट ने काम किया है पुअर्स के लिए और वेलफेयर मतलब के लिए, ठीक है, पुअर्स के वेलफेयर के लिए। अब मैंने क्या बोला, ये जो पूरा बजट है ना, एक टाइप से अमृत काल पर ही फोकस है, ठीक। तो वही बोला है कि ये जो बजट इंडिया का दे रहा है ना, इंडिया का जो बजट आया है, ये बजट टोटल फोकस क्या करता है कि आजादी का 75वां साल से लेकर आजादी का जो 100 साल पूरेगा ना, इस बीच में हमको ये जो पीरियड है ना, हमें इस पीरियड में हमें न्यू इंडिया बनाना है। इसलिए इस पीरियड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अमृत काल। क्लियर? दिस बजट सीक्स टू ले फाउंडेशन। तो इसलिए ये जो बजट होगा वो क्या बनेगा, अमृत काल का एक फाउंडेशन बनाएगा। हेलो, हाँ, मुझे एक मतलब कंफ्यूजन है। हम तो बजट ईयरली बनाते हैं ना, तो यहाँ पे वो लोग मतलब एक 25 ईयर। लॉन्ग टर्म टारगेट सेट कर दिया ना हम लोगों ने। ऐसे बोलने के लॉन्ग टर्म, वो बजट तो हर साल बनेगा ही बनेगा, ठीक है, लेकिन इसमें ये बोला गया कि देखो हमारा टारगेट क्या है कि 2047 तक न्यू इंडिया बनाने का, ठीक है। आज से हमारा अमृत काल स्टार्ट हो रहा है, ठीक। इस अमृत काल का यूज करके हम लोग न्यू इंडिया बनाएंगे, ठीक है। उस न्यू इंडिया बनाने के प्रोसेस में अगले 1 साल में हम लोग ये करने वाले हैं। समझ में आ गया? या फिर थैंक जब यू। अगला अगला बजट आएगा तो फिर बोलेगा न्यू इंडिया बनाने वाले हैं, अमृत काल चल रहा है, तो अगले साल हम लोग ये करने वाले हैं। तो एक बड़ा टारगेट हमने अचीव कर लिया, ठीक है, क्लियर। उस बड़े टारगेट को हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया, साल ईयर वाइज, और उसको बजट के अंदर मेंशन कर दिया। क्लियर? हेलो, यस यस।
ठीक है। क्लियर। उसका गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करने के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाया। मतलब क्या कि ये 14 सेक्टर है, ठीक है। जैसे मान लो टेलीकॉम सेक्टर है, ठीक है। तो मतलब ये गवर्नमेंट ने ये बोला कि भैया हम आपको सब्सिडी देंगे, लेकिन ऐसे नहीं देने वाले। आप एक काम करोगे क्या, अगर आपने मान लो कि 100 पीसेस बनाया, ठीक ना, तो हम आपको इतना सब्सिडी देंगे या फिर इतना इंसेंटिव देंगे, ठीक। 200 पीस बनाया है तो आपको इतना मिलेगा, 300 पीस तो इतना। मतलब जितना प्रोडक्टिविटी आप करोगे, जितना आप प्रोडक्शन करोगे, उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या है, प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव स्टार्ट किया है 14 सेक्टर्स के अंदर, जिससे कि मतलब वो डेवलपमेंट होगा और सब बातें ऐड कर दो कि न्यू जॉब्स जनरेट होगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम लोगों ने एक प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव स्टार्ट किया है, जिसके अंदर प्रोडक्शन के हिसाब से हर सेक्टर वाइज हम लोग उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करवाएंगे, और ऐसा करते हुए हम लोग अगले 5 साल के अंदर 60 लाख जॉब्स क्रिएट करेंगे। क्लियर है? यस। अब होगा नहीं होगा वो फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन गवर्नमेंट का ये टारगेट है। ठीक है। उसका ये बोला गया कि एयर इंडिया का जो ओनरशिप था हम लोगों ने वो ट्रांसफर कर दिया है। तो लास्ट बजट में टारगेट था कि एयर इंडिया को वो मतलब एक टाइप से ठिकाने लगाने का, तो इस बार हो गया वो। अब गवर्नमेंट का टारगेट है अगर इस साल के बजट में LIC का मतलब एक टाइप से उसको देगा उसके अंदर, ठीक है। तो वही मैंने बोला क्या बार बार कि वही ये जो बजट है हमारा अमृत काल का ब्लूप्रिंट दे रहा है, ठीक। जिसके अंदर क्या होगा कि हम लोग उससे यूथ को फायदा होगा, हाँ, वुमेन्स को फायदा होगा, फार्मर्स को होगा। तो ठीक है, ये अमृत काल के अंदर जो गवर्नमेंट फोकस करेगा, इन सब पे फोकस करेगा, शेड्यूल कास्ट को फोकस करेगा, शेड्यूल कास्ट को फोकस करेगा, ठीक है। उसके बाद जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है, इन्वेस्टमेंट प्रमोट करेगा, ठीक। तो इंक्लूसिव इंडिया बनाएगा और डेवलपमेंट इंडिया बनाएगा, ठीक है। ये सब काम कैसे करेगा, पीएम गति शक्ति। तो पीएम गति शक्ति क्या है, देखो 2018-19 के अंदर गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया था, नेशनल पाइपलाइन स्कीम, ठीक है। उसके अंदर भी यही था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100 लाख करोड़ को इन्वेस्टमेंट करेगा, 100 लाख करोड़ को गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करेगा। क्लियर है? 2018-19 में लाया था। तो अभी फिर उसका नाम चेंज करके लास्ट ईयर कर दिया क्या, पीएम गति शक्ति, ठीक है। या फिर सिमिलर बोल सकते हो, ये दोनों स्कीम सिमिलर ही है, ठीक ना। तो पहले वो था नेशनल पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ठीक ना। अभी क्या हो गया, अभी पीएम गति शक्ति। तो वही ये गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग 101 लाख करोड़, ठीक है, 101 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर। क्लियर है? समझ में आया पीएम गति शक्ति? यस। तो इसके अंदर क्या होगा कि हो सकता है जैसे रेलवे एक सेक्टर हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, एयरवे हो गया, ठीक है, रोडवे हो गया हमारा, ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। तो ऐसे करते करते बहुत सारे सेक्टर हैं, तो हर सेक्टर के अंदर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे बाय पीएम गति शक्ति। क्लियर है? यस सर। अब ये अमृत काल का गोल क्या है, एक बार देख लेते हैं क्या। ये अमृत काल जो मतलब क्या, अमृत काल मतलब क्या, अगले 25 साल तक, ठीक है, अगले 25 साल तक जो गवर्नमेंट कुछ भी चीज करेगा उसका गोल क्या होगा, एक कंट्री का ग्रोथ करना और एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना, ठीक। फिर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, क्लाइमेट को मतलब एक टाइप से पॉलिसी बनाना कि हमारा क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सके, ठीक है। फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना, ठीक। तो ये काम करेगा कैसे गवर्नमेंट, 4 तरीके से करेगा क्या, पीएम गति शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करेगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेगा, इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, ये सब चीजें। हेलो, सर इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब? इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या कि समाज के सभी वर्गों को का विकास करना, इन शॉर्ट वर्ड यही हो गया, ठीक है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट यही होता है कि समाज के सभी वर्गों का विकास करना। हाँ, तो जो मैंने बताया पीएम गति शक्ति क्या है, पीएम गति शक्ति इज ए ट्रांसपोर्ट, जो ऑलरेडी बताया, ठीक है। तो मेरी 7 सेक्टर के अंदर मैंने क्या बताया था, पीएम गति शक्ति जो है मेरा, ठीक है, वो क्या है, 101 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, जिसमें गवर्नमेंट 101 लाख करोड़ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करेगा। वो 7 सेक्टर के अंदर होगा, ठीक। जैसे एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था, रोडवे होगा, ठीक ना, एयरवे होगा मेरा, ठीक, एयरपोर्ट होगा, पोर्ट होगा, यही सब चीजें मेरा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते टाइम एक चीज का ध्यान ये रखेगा कि ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ना, ये क्या है कि हमारा इसके अंदर ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, सबका, समाज के सभी लोगों को विकास हो इसके थ्रू, और प्लस ये जो डेवलपमेंट होगा ये क्लीन एनर्जी से मेरा डेवलपमेंट हो। क्लियर है? यस। मतलब 101 लाख करोड़ खर्च करके हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, लेकिन
इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट हो रहा है वो क्लीन एनर्जी से क्रिएट हो, जिससे कि पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज का खतरा ना हो और उससे सोसाइटी के सभी वर्गों को फायदा हो। तो ये चीज है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने फिर ये बोला है कि अगले साल हम लोग 2,500 मतलब 25,000 रोड बनाएंगे, ठीक है, हाईवेज बनाएंगे। तो वही सब चीजें यहाँ पर, तो ये मैंने बताया ना कि गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगले साल हम लोग क्या कि 2,500 किलोमीटर, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक ना। तो ये सब मैंने इसलिए बताया, ये सब जो नंबर होता है ना कि गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ रोडवे में खर्च किया, तो इस सब में उतना मत जाना, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये बनाया क्या कि हम लोग एक लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म लाने वाले हैं। मतलब क्या कि अभी क्या होता है कि अगर मान लो कि आप इंडिया के अलग अलग कोने में हो तो आपको अलग अलग गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है, ये पोर्ट का यूज करने के लिए, उसका यूज करने। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम एक काम करते हैं, हम सबको इंटीग्रेट करके एक यूनिफाइड पोर्टल बना देते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो कोई केरला का इंसान है, उसको गुजरात के किसी पोर्ट से माल अपना पास करवाना है, तो अपना केरला में रहता है वही ऑनलाइन अपना परमिशन ले सके वहां से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट जो खर्चा है वो कमेगा, ठीक ना। हमारा मतलब जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है वो कमेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा बढ़ेगा, वही सब चीजें। उसका गवर्नमेंट ने ये रेलवे ने ये बोला है, रेलवे के अंदर पहले क्या अब क्या था ना, पहले के टाइम में क्या था कि रेलवे का बजट अलग आता था, ठीक। लेकिन 2017-18 के टाइम में क्या हुआ, रेलवे बजट कंबाइन कर दिया गया जनरल बजट के अंदर, ठीक है। तो रेलवे ने ये बोला है कि हम लोग जो छोटे मोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं ना, उनको बिजनेस में, या फिर जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, पोस्टल होते हैं, कुरियर सर्विस होते हैं, और एमएसएमई वाले होते हैं, उनका बिजनेस में हम लोग हेल्प करेंगे और उनको एक टाइप से लॉजिस्टिक सप्लाई सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। मतलब सामान ढोने का फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो उसी में क्या लाया, एक न्यू कॉन्सेप्ट ले आया उन्होंने, क्या वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। मतलब क्या एक पर्टिकुलर एरिया को हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए फेमस करेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कवच का, ठीक है। तो कवच क्या होता है, एक टाइप से जैसे मान लो, अगर सिंपल सा बात है ना, कवच का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन, ठीक है, बनाना, ठीक है। तो प्रोटेक्शन बनाना मतलब क्या, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत के अंदर क्या होगा कि जो मेरा रेलवे लाइन है ना, उन टोटल रेलवे लाइन के अंदर में से 2,000 के सॉरी 2,000 किलोमीटर का रेलवे लाइन है ना, उसको हम लोग पूरा वर्ल्ड के हिसाब से ना, मतलब इंटरनेशनल लेवल का सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको बनाएंगे। हेलो, यहाँ तक क्लियर है ना। देखो यहाँ तक कुछ Yes. नया नहीं आया है, ठीक है, यहाँ तक कुछ नया नहीं आया है, खाली एक अमृत काल ही आया है जो समझने वाला है, ठीक है। Hmm. गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम 400 वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला एग्जाम के अंदर कि 400 स्टार्ट किया नहीं किया, खाली बस समझने के लिए बता दिया, ठीक। अब दूसरा बात लेकिन क्या, इतना सब ट्रेन वंदे कौन भारत से ट्रेन है हमारा, ठीक है। तो हाँ, स्पेसिफिकली किसी के लिए, नॉर्मली वंदे भारत ट्रेन स्पेसिफिक। जैसे एग्जाम नहीं, ये नॉर्मल है, नॉर्मल ट्रेन है ये वाला, विथ बेटर फैसिलिटीज होगा, इसका स्पीड ज्यादा होगा, अच्छा, मतलब कस्टमर इन मतलब प्रायोरिटी देगा, वो सब चीज होगा, ठीक है, अलग होगा एक टाइप से। हो सकता है ये प्राइवेटाइज भी किया जाए बाद में आगे चल के, जो भी है। तो अब ये सब काम करेगा तो इसके लिए पैसा जो का जुगाड़ करने के लिए, ठीक है। तो पैसा का जुगाड़ कैसे करेंगे हम लोग, जुगाड़ कर करके मेट्रो सिस्टम को प्रोवाइड करवाएंगे, तो वही सब चीजें। एक इम्पॉर्टेंट जो एक नया चीज आया है बजट के अंदर, अभी तक जो हमने देखा ना, उसमें सिर्फ एक ही चीज नया था, मैं क्या कि अमृतकाल वाला, ठीक है। अमृतकाल को छोड़ के बाकी पीएम गति जो योजना था वो भी कुछ महीनों से चले आ रहा था, ठीक है। तो वो भी कुछ नया नहीं था। तो अभी तक जो हमने देखा है 16 पेज के अंदर, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नया था बजट के अंदर, क्या, अमृतकाल। अभी दूसरा चीज है जो नया है, ठीक है। गवर्नमेंट पहले लेके आया था क्या, भारतमाला। उसमें क्या था, गवर्नमेंट ने ये बोला था कि हम लोग रोड का डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, रोडवे का डेवलपमेंट करेंगे। फिर एक आया समुद्र माला करके, समुद्र सेतु करके, ठीक है, जो भी है। अभी गवर्नमेंट इस बजट के अंदर गवर्नमेंट ने लाया क्या, पर्वतमाला, ठीक है। पर्वतमाला क्या होता है, इसको समझाने के लिए दिखा देता हूँ। क्या गवर्नमेंट ने पर्वतमाला की स्कीम के अंदर ये बोला है कि भैया ये जो रोपवे होता है ना, ये वाला, इस रोपवे को हम लोग डेवलप करेंगे 8 सिटी के अंदर। क्लियर है। पर्वतमाला वही है, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक।
तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने जो दिखा दिया वही चीज़, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि कोई एरिया होता है जहाँ पे इकोलॉजिकली बहुत ही अनसस्टेबल होता है, कि उस एरिया में रोड बनाना, ब्रिज बनाना उतना अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है, इकोलॉजी को हार्मफुल होता है हमारा, प्लस महंगा भी होता है रोड वगैरह बनाना, हिली एरिया में लैंडस्लाइड आ गया, टूट गया, ये सब चीज़, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, गवर्नमेंट 8 जगह, ठीक है, 8 प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला है, रोपवे प्रोजेक्ट, ठीक। इसलिए मैंने इमेज दिखा दिया जिससे कि इजिली हो समझने में। ये इमेज बजट के अंदर नहीं था, ठीक है, खोज के मैंने निकाला था। हाँ, ओके सर। तो कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब देखो इतना सा गवर्नमेंट ने क्या बोला है भैया, हम 101 लाख खर्च करेंगे गति शक्ति के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो नेचुरल सा बात है क्या कि भैया 101 लाख खर्च करोगे आप करने के लिए, तो आपको मैन पावर भी तो चाहिए, स्किल वाले, ठीक है। मतलब इतना बड़े लेवल पे अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का सोच रहे हो, तो इतने बड़े लेवल के ऊपर आपको कैपेसिटी बिल्डिंग भी तो करना पड़ेगा ना, लोगों का स्किल प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक टाइप से स्कीम स्टार्ट किया था, क्या, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो गवर्नमेंट कैसे कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग करवाएगा, टेक्निकल सपोर्ट्स देगा, स्किल प्रोवाइड करवाएगा, तो वही सब चीजें, ठीक है। उसके बाद एक नया चीज क्या है, ये भी कुछ ऐसे नया नहीं है, ये भी चीज पुराना ही है। मेनली क्या था हमारा, पहले हमारे गवर्नमेंट ने एक लाया था क्या, परंपरागत खेती योजना, ठीक है, परंपरागत किसान खेती योजना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को मेनली प्रमोट करने के लिए। तो मेनली इस बजट में ये बोला गया है कि जैसे मान लिया जाए कि ये मेरा गंगा रिवर है, गंगा सीधा नहीं बहता रिवर, तो मान लो ये मेरा रिवर बह रहा है, ठीक है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि गंगा किनारे, ठीक है, तो जो भी मतलब जिनका भी जमीन है ना, गंगा किनारे से 5 किलोमीटर अंदर तक, ठीक है, गंगा किनारे के 5 किलोमीटर अंदर तक जो जो एग्रीकल्चर लैंड होगा ना, हम उसको ऑर्गेनिक बनाएंगे, ठीक, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करने वाले। तो गंगा ग्राम विलेज पहले से प्रोजेक्ट चले आ रहा है, इसलिए भी कुछ नया नहीं है, ठीक। तो गवर्नमेंट ने बोला कि 2023 को जो क्या हुआ, एफएओ ने, हालांकि ये 2019 18-19 में ही एफओए ने, ठीक ना, मतलब यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड ये फूड वगैरह देखता है हमारा, ठीक ना, उन्होंने 18-19 के अंदर ये बोल दिया था कि 2023 होगा ना, वो इंटरनेशनल ईयर फॉर ऑफ मिलेट होगा, ठीक है। मिलेट वही होता है ज्वार बाजरा, ठीक है, वही सब चीज, ये चीज होगा। तो ये भी कुछ नया चीज नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ही बोला है कि जो 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, इसीलिए हम लोग मिलेट का जो प्रोडक्शन होता है ना, उसको एक टाइप से वैल्यू एडिशन करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, ठीक है। अब मिलेट जो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, बिकॉज उसमें पानी वानी भी कम लगता है, और जो नेचर वगैरह को भी मतलब सस्टेन कर पाता है, तो थोड़ा खराब सॉइल भी है तो वहां पर भी अच्छे से ग्रो कर पाता है, ठीक है। तो वो और भी उसका फायदा है, तो वो अलग चीज में देखना पड़ेगा। तो मेरी जो भी है, तो ये याद रखना है कि 2023 जो है मेरा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम लोग जो ऑयल वगैरह खाते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल जो हम लोग ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हैं, जैसे एग्जाम्पल मस्टर्ड ऑयल खाते हैं, ठीक ना, फिर हमारा जो सोयाबीन ऑयल खाते हैं, ठीक है, उसके बाद एक और मेरा होता है क्या, पाम ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ठीक है, वो सब चीज़, वो सब क्या आता है, इंडिया का मोर देन 50% जो हमारा ऑयल रिक्वायरमेंट है हमको एक टाइप से इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने पे काम करेंगे। तो इसमें भी कुछ नया नहीं है। एक न्यू चीज लाया गया, किसान ड्रोन, कुछ नहीं है, खाली ये नाम से समझ में आ रहा है किसान ड्रोन मतलब क्या, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ड्रोन का यूज करेंगे, जिससे कि खेती में के एरिया कितना है, कौन सा क्रॉप हुआ है, ठीक ना, पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने में वो सब चीज में यूज करेंगे, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने ये बोला है क्या, वही कि मतलब टाइम क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर हमारा चेंज हो रहा है, तो मैं लोग एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए जो एग्रीकल्चर एजुकेशन होता है यूनिवर्सिटीज के अंदर, उसके अंदर चेंज लाने वाले हैं, ठीक है, वही सब चीजें। एक गवर्नमेंट ने ये बोला है कि नाबार्ड के अंदर हम लोग, ठीक ना, मतलब क्या, एक होता है क्या, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो क्या जिसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री और रूरल एरिया में जो इंडस्ट्रीज होता है, मतलब क्या, रूरल एरिया के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए जो इंडस्ट्रीज वगैरह को प्रमोट करने के लिए नाबार्ड के अंदर एक फाइनेंशियल एक मतलब फंड बनाया है, ठीक है, क्लियर है। नाबार्ड के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फंड बनाया है, जिसके थ्रू वो एग्रीकल्चर एरिया मतलब एग्रीकल्चर के अंदर एग्रो इंडस्ट्रीज को और एमएसएमई सेक्टर्स को रूरल एरिया में प्रमोट करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, नाबार्ड अब देखो क्या है? क्या हुआ, नाबार्ड, नाबार्ड, हाँ वो क्या है? ये नेशनल एग्रीकल्चर बैंक है एक हमारा, ठीक है ना, तो वो अलग टॉपिक हो जाएगा। फिर हमारा मतलब एक जैसे बैंक होता है ना, एक तरह से बैंक होता है, लेकिन डिफरेंस ये रहा कि इसमें ये मतलब ये
रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है। रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन का मतलब ये हो गया कि मतलब मान लो कि ये बैंक है, ठीक है। एक बैंक क्या होता है कि वहां पर आदमी डायरेक्टली जाकर वहां से पैसे ले सकता है, दे सकता है, ठीक है। एक बैंक क्या होता है, वो डायरेक्टली आदमी को पैसे नहीं देता, वो क्या काम करता है, जो अलग अलग छोटे मोटे कंपनीज है उनको पैसा देता है, वो कंपनी बाद में जो लोगों से डायरेक्टली डील करता है। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। जो इंस्टीट्यूशन फाइनेंस कर रहा है लोगों को, उसको रीफाइनेंस कर रहा है ये बदले में। हमारा जो मुद्रा स्कीम था ना, वो भी ऐसे ही काम कर रहा था। उसमें भी ऐसा नहीं कोई भी इंसान जाके मुद्रा बैंक में बोले भैया हमको लोन दे, तो उसको लोन मिलेगा, नहीं। मुद्रा बैंक का काम ये था कि जो नॉर्मली आप एसबीआई हो गया, इस पीएनबी हो गया, इसी बैंक से जाके आप लोन लोगे, लेकिन उस लोन का जो कहीं ना कहीं फंड होगा वो उस बैंकों को मुद्रा बैंक प्रोवाइड कर पाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, हर साल बजट के अंदर या फिर विद इन द मतलब ईयर गवर्नमेंट बहुत सारा पोर्टल लॉन्च कर दे रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को भी रियलाइज होता है कि भैया इतना सारा पोर्टल हमने बना दिया तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस बजट के अंदर ऐसा 3 पोर्टल जिसका काम सेम टू सेम ही था वेबसाइट का, ठीक है, उसको इंटरलिंक कर दिया है, ठीक है। उद्यम, ई श्रम और असीम पोर्टल, इसको इंटरलिंक कर दिया। तो इसको याद ही रखना, ये तीनों कहीं ना कहीं हमारा लेबर से या फिर लेबर से रिलेट करता है, एम्प्लॉयमेंट लेबर से रिलेट करता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, अच्छी अच्छी बातें वही कि उनको मतलब एक टाइप से एक जगह सब चीज मिलेगा, अपॉर्चुनिटी डेवलप होगा, ठीक है, स्किलिंग होगा, उनको क्रेडिट फैसिलिटी में काम मिलेगा, वही सब चीजें। मतलब खाली ये याद रखना कि इन तीनों को इंटरलिंक किया गया, बात खत्म। उसके गवर्नमेंट ने ये बनाया कि भैया जो मेरा अभी पैंडेमिक आया था, कोविड वगैरह, उसके कारण क्या हुआ, एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ठीक। तो एक काम करते हैं क्या, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम बनाते हैं, जिसके अंदर 130 लाख करोड़ का एक फंड बनाते हैं, ठीक है। उससे एमएसएमई सेक्टर वालों को लोन देने में काम आएगा, ठीक। अब ये सब जो नंबर होता है ना, 130 लाख करोड़, 111 लाख करोड़, ठीक है, तो इसमें ज्यादा खो मत जाना, बिकॉज हम लोग अभी देखेंगे क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट 39 लाख करोड़ है एक साल का। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 39 लाख करोड़ का बजट ही एक साल का है, ठीक है, तो 130 लाख करोड़ कैसे एमएसएमई सेक्टर को देने वाला है वो, ठीक है। तो वो अलग गेम है, वो इकोनॉमिक्स में कभी समझ लेना, ठीक है। वो मेनली गवर्नमेंट अपने जेब से नहीं देता, वो मार्केट से उठा के वो इसकी टोपी उसकी सर वाला चीज हो जाता है फिर। बस अभी यहाँ ये समझना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम स्टार्ट किया है, इसके लिए एमएसएमई सेक्टर्स के लिए 130 लाख करोड़ का है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये है, अभी अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया था बहुत साल पहले, जिसका नाम क्या था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो उसके अंदर क्या होता था, कोई भी इंसान किसी चीज का ट्रेनिंग लेता था शॉर्ट टर्म में, फिर उसको एक सर्टिफिकेट मिलता था, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट देने का काम ये करता था नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये बॉडी काम करता है, ठीक है। तो इस बॉडी को ये बोला गया कि अब ये डिफाइन मतलब फाइंड आउट करेगा कि अभी प्रेजेंट में इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सा स्किल का रिक्वायरमेंट है, और फिर उसके हिसाब से मतलब जो स्कीम्स वगैरह है उसके अंदर रिफॉर्म्स लाएगा, और जो जिस टाइप का स्किल चाहिए इंडस्ट्री को, उस टाइप का स्किल प्रोवाइड करवाएगा बच्चों को। ये भी कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी चल रहा है बहुत सालों से। ये एक नया चीज है क्या, बिना वेबसाइट ओपन किए काम कैसे चलेगा। तो गवर्नमेंट ने एक और वेबसाइट लॉन्च कर दिया, ठीक है, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, देश स्टैकी पोर्टल, ठीक है। तो देश पोर्टल करके एक टाइप से याद रख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए एक देश पोर्टल करके लॉन्च किया है। तो वही सब बात है कि इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट होगा, ये सब होगा, जॉब्स मिलेगा, वही सब चीज, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि हम लोग अलग अलग सेक्टर के अंदर ड्रोन्स का यूज होता है उसको प्रमोट करने वाले हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, ड्रोन शक्ति नाम से गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लाया, जिसके अंदर ये बोला कि भैया हम लोग अलग अलग सेक्टर के अंदर जो ड्रोन्स का यूज होता है उसको फैसिलिटेट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस। ठीक है, चलो अब एडुकेशन पे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखो ज्यादा कुछ नया नहीं है, हार्डली अभी तक जो हमने पढ़ा कि हार्डली 3-4 चीज नया हुआ होगा। एक हमारा वही अमृत वाला, अमृत काल, सेकेंड पर्वतमाला वाला, और ऊपर अभी एक स्कीम वाला जो आया था अभी, ठीक है, पोर्टल वाला वो। इसमें ये बोला गया एजुकेशन के बारे में, देखो 2 साल से एजुकेशन बंद है, स्कूल्स वगैरह बंद है, जब से पेंडेमिक आया है 2 साल से स्कूल बंद है, जिसका कि सबसे ज्यादा नुकसान शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चों को, अदर वीकर सेक्शन के एससी बच्चों को हो रहा है। 2 साल से वो लोग फॉर्मल एजुकेशन से पूरा गायब है, ठीक। और प्लस जो ऑनलाइन एजुकेशन है तो उनके रीच में है नहीं वो, ठीक है। और ज्यादातर जो बच्चे स्कूल से गायब है वो ज्यादातर जो है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे तो हैं, ठीक। तो इसलिए उनके एजुकेशन में प्रभावित हुआ है, ठीक। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि हम लोग, ठीक है, अभी तक हर सब्जेक्ट वाले हम लोग क्लास प्रोवाइड करवाते थे 12 चैनल के ऊपर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला है
एक पीएम ई विद्या स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट अभी तक 12 एजुकेशन चैनल प्रोवाइड करवाता था, अब उसको गवर्नमेंट ने बढ़ा के 200 कर दिया। मतलब क्या, जो बच्चों का जो एजुकेशन नुकसान हो रहा है ना पेंडेमिक के कारण, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट को लग रहा है कि ऐसा सिचुएशन इन फ्यूचर भी आ सकता है, इसलिए प्रिपरेशन करना अच्छी बात है, ठीक है। इसलिए कि ये नया चीज गवर्नमेंट ने ये किया कि गवर्नमेंट ने जो ऑलरेडी जो चैनल लॉन्च किया था ना बच्चों की पढ़ाई के लिए, टीवी चैनल्स, ठीक है, जिसपे वो लोग क्लास करवाते थे, ठीक, उनका संख्या 12 से बढ़ा के 200 कर दिया है, ठीक है, जिसके अंदर 1 से लेकर 12 तक का क्लासेस का, मतलब 1 से 12 तक का जो क्लास होगा वो मिलेगा, ठीक है ना। एक चैनल पे एक क्लास चलेगा, ठीक, 1 क्लास 1 टीवी चैनल, ठीक है। तो क्लास 1 to 12 पूरा कवर होगा और प्लस रीजनल लैंग्वेज में कवर होगा। ये एक नया चीज है और ये अच्छा चीज है। समझ में आया क्या चीज है ये? नाम याद रखना, पीएम ई विद्या। उसके बाद क्या गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम लोग 750 वर्चुअल साइंस लैब बनाएंगे। अब ये काम कैसे करेगा नहीं करेगा नहीं पता, वो आने दो पहले, ठीक है। जो भी है गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम लोग 750 वर्चुअल साइंस लैब बनाने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम लोग स्किलिंग लैब भी बनाने वाले हैं, ठीक है। कैसे करेगा वो आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट क्या करता है नहीं करता है उसके बाद में, खाली अनाउंसमेंट है ये अभी। स्किलिंग ई लैब क्या है? क्या? स्किलिंग ई लैब? किलिंग नहीं है, स्किलिंग है। हाँ, वो स्किलिंग ई लैब क्या है? स्किलिंग ई लैब मतलब क्या हो गया, लैब लेबोरेटरी हो गया, केमिस्ट्री का लैब होता है, बायो का लैब होता है, ये ई लैब है, ठीक है। ई लैब काम कैसे करेगा और जब आएगा डिटेल मतलब उसका तभी पता चलेगा ना। तो बोल दिया ना वर्चुअल लैब हम लोग लाएंगे, साइंस का वर्चुअल लैब आएगा। अब साइंस का वर्चुअल लैब है तो बायो का जैसे वर्चुअल लैब हो गया, तो उसमें मैटर जैसे काट के बच्चे पढ़ते तो कैसे काट के पढ़ेंगे, अब वो तो मतलब जब आएगा तब पता चलेगा ना, अभी खाली अनाउंसमेंट है ये चीज, थैंक यू। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम लोग जो टीचर वगैरह होते हैं ये सब हाई क्वालिटी मटेरियल सबको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, ये सब चीजें। एक अच्छा चीज गवर्नमेंट ने ये लाया क्या, एक डिजिटल यूनिवर्सिटी लाया यहाँ पे, ठीक है। अभी तक क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या काम कर रहा था कि बच्चों को एजुकेशन के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए चैनल लॉन्च किया, ठीक ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी क्या किया, इस बजट के अंदर एक डिजिटल यूनिवर्सिटी लॉन्च किया। अब डिजिटल यूनिवर्सिटी होता क्या है, इसका मेनली काम क्या हुआ, एजुकेशन को यूनिवर्सल करके डोर स्टेप तक लाना, जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग फॉर्मल एजुकेशन में आ सके, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा ये देखो। अगर मैं सिर्फ बजट का डॉक्यूमेंट्स में देख लेता तो बजट में सिर्फ एक ही चीज लिखा हुआ है, क्या, कि इंडियन लैंग्वेज में देगा, ठीक है। उसके बाद ये हाव एंड स्पोक मॉडल में होगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन मैंने समझाने के लिए यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है क्या। अब हाव एंड स्पोक मॉडल होता क्या, अब देखो, मान लिया जाए कि गवर्नमेंट ने सोचा है कि मैं दिल्ली, मान लो कि गवर्नमेंट ने सोचा है कि मैं बिहार में, ठीक ना, डिजिटल यूनिवर्सिटी प्रमोट करने वाला हूँ बिहार के अंदर, ठीक। अब बिहार में क्या करेगा, पटना एक यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी है, ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी। अब क्या करेगा, अब हर डिस्ट्रिक्ट का जो कॉलेज होगा ना उसको उससे जोड़ देगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज से जुड़ गया जुड़ गया जुड़ गया जुड़ गया जुड़ गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो सब बच्चों के लिए तो पॉसिबल है नहीं ना कि पटना यूनिवर्सिटी में आके वो पढ़े, पॉसिबल नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, देश का हर बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके नहीं पढ़ सकता है, ठीक है, और ना ही अपना जो पास वाला कॉलेज में जाके पढ़ सकता है। अब क्या हुआ कि हर कॉलेज को जोड़ दिया गया वहां से। अब क्या होगा, जैसे मान लो कि ये एक कॉलेज है, ठीक है, ये जो कॉलेज है इस एरिया, इतना का जो एरिया का बच्चा होगा, वो एरिया का बच्चा इस कॉलेज के थ्रू इससे जुड़ा है, इस एरिया का बच्चा इस कॉलेज के थ्रू इससे जुड़ा है, तो सब बच्चा क्या, पूरा एरिया का बच्चा कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है, क्लियर है। इसी को कहते हैं हब एंड स्पोक मॉडल, क्लियर है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हम लोग एक डिजिटल यूनिवर्सिटी लाने वाले। अब अगेन वो डिजिटल यूनिवर्सिटी काम कैसे करेगा नहीं करेगा वो इन फ्यूचर जब गवर्नमेंट उसके ऊपर रिपोर्ट निकालेगा, उसका डिटेल्स देगा तब पता चलेगा हमें, ठीक है। अभी बस ये अनाउंसमेंट है, जैसे होता है नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना कि भाई कल से पक्का पढ़ेंगे, ठीक है। अब कल से पढ़ेंगे, हमने जनरल स्टेटमेंट दे दिया हमने, ठीक है, लेकिन अब कल से कब पढ़ेंगे, सुबह उठ के पढ़ेंगे, ठीक है, रात को जब देर तक पढ़ेंगे हम लोग, या फिर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कि लिखेंगे भी कि नोट्स भी बनाएंगे, तो वो सब डिटेल्स नहीं बताया हमने, हमने खाली बोल दिया कल से पढ़ेंगे। तो सेम चीज गवर्नमेंट ने भी काम किया कि करेंगे कैसे करेंगे, कब करेंगे, वो सब चीज इन फ्यूचर पता चलेगा। फिर बहुत सालों से एक चीज चल रहा था क्या कंट्री के अंदर, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नेशनल डिजिटल कार्ड बनाएगा, ठीक ना, हेल्थ कार्ड बनाएगा, ठीक है। मतलब क्या अभी क्या होता है कि कोई भी आप टेस्ट वगैरह करवाते हो तो उसका रिपोर्ट लेके डॉक्टर टू डॉक्टर के पास आपको भटकना पड़ता है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये था नेशनल डिजिटल हेल्थ कार्ड का, कि जो भी आप टेस्ट करवाओगे तो आपका जो हेल्थ कार्ड का नंबर होगा ना उसमें सेव होगा। तो अब फायदा क्या होगा,
कोई भी डॉक्टर के पास आप जाओगे तो आपको फिजिकल कॉपी कैरी नहीं करना पड़ेगा। वो डॉक्टर आपका हेल्थ कार्ड से आपका टोटल रिपोर्ट आराम से देख सकता है अपने लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर बैठ के, ठीक है। तो ये चीज, तो उसी का थोड़ा नाम चेंज करके गवर्नमेंट ने बना दिया कि हम लोग एक नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है कि सर डिजिटल हेल्थ कार्ड वाला, ठीक, लेकिन नाम थोड़ा चेंज कर दिया गया। उसके बाद पैंडेमिक जब आया था, कोविड आया था, तो उस समय क्या था वो कि जो मेंटल हेल्थ को नेशनल लेके बहुत सारा इश्यू हुआ था हमारा, ठीक है। खासकर सुशांत सिंह राजपूत वाला केस, तो उसके बाद मेंटल हेल्थ इश्यू का स्टार्ट हो गया था। इसलिए गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम लोग सर, एक नेशनल लेवल पर, हेलो, हाँ, हाँ वो मैं पूछ रही थी कि वो जो नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम है, वो जो कार्ड हम्म, बनाएंगे, वो सबके हम्म, लिए या सबके लिए है या कुछ एलिजिबल वॉलेंट्री ग्रुप होगा, के लिए है? नहीं वॉलेंट्री होगा, जो भी चाहे वो ले सकता है। मैंने ओके। क्या बोला, फिर अगेन मैंने क्या बोला, ये चीज अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने, उसका क्या होगा नहीं होगा वो इन फ्यूचर पता चलेगा, ठीक ना। ओके, थैंक यू। ऑन द बेसिस, तो पहले जितना रिपोर्ट आया था पढ़ा था उसके बेसिस से मैंने बताया है कि वो सबके लिए वॉलेंट्री होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा नहीं होगा उन फ्यूचर ही पता चलने वाला है, ठीक है। अभी कोई बोलता है तो वो झूठ बोला, किसी को नहीं पता, क्योंकि उसके बारे में डिटेल रिपोर्ट आया ही नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, खाली अनाउंसमेंट है ये सब। बजट के अंदर जो चीज होता है वो अनाउंसमेंट होता है कि ये हम करने वाले हैं 1 साल के अंदर। कैसे करेंगे वो 1 साल के अंदर बताएगा वो बाद में, ठीक है। तो हमने क्या देखा था पैंडेमिक के अंदर में, क्या था, मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत बात स्टार्ट हुआ था, ठीक है। डिप्रेशन के बाद स्टार्ट हुआ था मेंटल हेल्थ का, खासकर जब सुशांत सिंह राजपूत का जब केस हुआ था उसके बाद भी मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा न्यूज में था। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम लोग नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर 23 टेली ई मेडिस मतलब मेंटल हेल्थ सेंटर बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अगेन कुछ न्यू नहीं है, ऑलरेडी उसी टाइम गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट कर दिया था। तो मोर और लेस ये भी वैसे ही काम करने वाला है। उसके गवर्नमेंट ने ये बोला कि ये सब स्कीम्स वगैरह है, ठीक है, कि भाई आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह होता है तो उसको हम लोग उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हम लोग इम्प्रूव करेंगे, उनको ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे, मोबाइल प्रोवाइड करवाएंगे, ये सब चीज प्रोवाइड करवाएंगे जिससे कि अपना वो काम अच्छे से कर पाए। एक ये नया चीज है क्या, ये भी कुछ नया चीज नहीं है, पुराने वाले स्कीम्स को होता है ना कि मतलब ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, उस टाइप से। तो पहले भी क्या था, गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्कीम चलाया था, ठीक है, कि नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर, ठीक है, कि बहुत डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो सेम चीज यहाँ पे एक न्यू स्कीम और चला दिया गवर्नमेंट ने, क्या, पीएम डिवाइन, ठीक है। तो मतलब एक्रोनिम्स बहुत अच्छा चाहिए लोग बनाते, मतलब हर गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है। तो पीएम डिवाइन, डिवाइन का मतलब होता है पवित्र, जो भी है भगवान के यूज करते हैं, जो भी है, तो पीएम डिवाइन। तो इसके कुछ नहीं है, खाली ये है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम लोग पीएम गति, जो हमने बोला ना, पीएम गति योजना 101 लाख करोड़ का यूज करके हम लोग, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये बोला गया नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम लोग पीएम गति स्कीम्स के अंदर कुछ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे एक प्रोजेक्ट के तहत, जिसका नाम होगा पीएम डिवाइन। क्लियर है, ये एक नया चीज है पीएम डिवाइन, याद रख लेना। क्या, ये पूछा जा सकता है कि पीएम डिवाइन रिलेटेड टू किसके रिलेटेड है, ठीक है। तो ये याद रखना, क्या, नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। क्लियर, ये एक नया चीज है। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ था कि कुछ साल पहले नीति आयोग ने, ठीक है ना, एक स्टार्ट किया था हमारा एक प्रोग्राम, ठीक है ना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। उसके अंदर क्या था कि टोटल हमारे कंट्री के अंदर जो फाइंड आउट किया गया, क्या, 112 नक्सलाइट प्रोन एरिया है जो कि अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। तो नीति आयोग ने क्या किया कि बाकी सब जो भी स्कीम्स वगैरह था उसको कन्वर्ट करके उस एरिया के डेवलपमेंट पर ध्यान दिया, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने ये पाया कि इसमें से बहुत सारा एरिया का डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन क्या होता है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम तो लॉन्च किया था, लेकिन अब उसको और डिसेंट्रलाइज करते हुए हम लोग एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है? Yes. ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है, इसमें भी कुछ नया नया नहीं है, ठीक है। तो वही बोला गया कि जो इंडिया है ना, इंडिया का जो बॉर्डर है नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में जो बॉर्डर है ना, उसके आसपास जो गांव वगैरह है ना, तो उस गांव वगैरह का डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, तो हम लोग एक न्यू स्कीम स्टार्ट करने वाले, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के अंदर जो बॉर्डर
विलेजेस है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाएंगे, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएंगे, टूरिस्ट सेंटर बनवाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी लगवाएंगे, दूरदर्शन एजुकेशन चैनल स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। तो मैं लिखे खाली ये याद रखना है क्या, नॉर्थ इंडिया के अंदर जो विलेज से सटे हुए, जो हमारे जो बॉर्डर से सटा हुआ जो विलेजेस है ना, उसके अंदर डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम। क्लियर? हेलो सर ओनली नॉर्थ इंडिया? हाँ, नॉर्थ इंडिया है बस, यहाँ पर्टिकुलरली दिया हुआ है नॉर्दर्न बॉर्डर के पास, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लिए तो हमारा ये हो ही गया ना, पीएम डिवाइन। यस। और जब नॉर्थ का बात करते हैं तो ये पंजाब से लेके वो पूरा यहाँ तक, मतलब उत्तराखंड यूपी तक हो जाता है मेरा। हाँ, ये हो गया मेरा। एक न्यू चीज स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, क्या, एनी टाइम एनीवेयर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि भैया हमारा मतलब जितना पोस्ट ऑफिस था, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस, ठीक ना, उन सारे पोस्ट ऑफिस को हमने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से जोड़ दिया गया। इसलिए क्या है कि कोई भी इंसान अपने घर के आसपास एरिया में जाकर अपना बैंक को, अपना मतलब पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, उसको सारा फैसिलिटी मिलेगा, लाइक बैंकिंग, नेट बैंकिंग हो गया, एटीएम फैसिलिटी हो गया, वो सब उसको मिलेगा। यही चीज है बस। तो गवर्नमेंट ने एक चीज और न्यू चीज आया क्या, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि भैया आजादी का 75 साल होने के हो गया, ठीक है, इसलिए हम लोग एक पूरा मतलब कंट्री के 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मतलब 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट ओपन करते हैं, ठीक है। अगेन वो डिजिटल बैंकिंग यूनिट का काम क्या होगा, क्या कंटेंट होगा, उसका क्या फीचर्स होगा, वो हमें कुछ नहीं पता, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। अभी बस अनाउंसमेंट हुआ है कि कंट्री के अंदर 75 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर गवर्नमेंट डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोलने वाला है। क्लियर? ये चीज क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ऑल करके कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए बोल रहा है 75 के अंदर ये हो रहा है बस। गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस स्टार्ट करेंगे। तो अगेन ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के अंदर गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स लेगा कि लोगों के अंदर ट्रस्ट डेवलपमेंट हो, वो हमें नहीं पता, ठीक है। एक स्कीम आया था 2018 के अंदर, एक पोर्टल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, परिवेश पोर्टल। एक वेबसाइट है बस, कुछ नहीं है। एक वेबसाइट है कि अगर मान लो इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कुछ भी आपका प्रोजेक्ट वगैरह है ना, तो उसका क्लियरेंस के लिए एक पोर्टल बनाया था गवर्नमेंट ने, परिवेश। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि इस पोर्टल के अंदर जो फैसिलिटी था ना, अब उस फैसिलिटीज को हम लोग एक्सटेंड करेंगे, और भी फैसिलिटीज मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। एक गवर्नमेंट ने पासपोर्ट स्कीम लाया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम जो नया वीजा हम जो नया पासपोर्ट लाने वाले ना, उसके अंदर एक चिप होगा, ठीक है, जिससे कि मतलब उसका डिटेल्स रहेगा और उसको फायदा मिलेगा लोगों को, ठीक है। तो ये याद रखना है क्या कि जो हमारा 2000 के नोट में चिप नहीं है, ठीक ना, हमारा जो नया पासपोर्ट आ रहा है ना, उसके अंदर चिप होगा, ठीक है। ओके। तो फिर एक और चीज आ गया बजट के अंदर, ये बोला गया कि देखो भैया वो जो आजादी का जब 100 इंफॉर्मेशन रहेगा, एक्सक्यूज क्या, मी, हाँ वो जो इंफॉर्मेशन रहेगा, वो जो पासपोर्ट स्कीम में जो आपने बोले इंफॉर्मेशन रहेगा, वो हाँ, चिप के मतलब अंदर, आपने बोले कि चीप रहेगा वो पासपोर्ट के अंदर, पासपोर्ट स्कीम में। हाँ हाँ तो उसमें जो वो चिप के अंदर वो इंफॉर्मेशन रहेगा, मतलब इंडिविजुअली, मतलब पर्सनल, लाइक डेटा इंफॉर्मेशन रहेगा क्या, या हाँ। और कुछ रहेगा उसमें? अभी खाली बोला गया कि उसके अंदर चिप रहेगा, उस चिप के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा, अगेन वो नहीं पता हमें, अच्छा लेकिन ये अच्छा पता है अच्छा। चिप रहेगा। अब चिप है तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगा उससे रिलेटेड। अब लेकिन अब फिर ये पूछो कि उसके अंदर आधार कार्ड रहेगा कि नहीं रहेगा, राशन कार्ड रहेगा कि नहीं रहेगा, वोटर आईडी कार्ड का इन्फॉर्मेशन रहेगा कि नहीं रहेगा, तो वो हमें नहीं पता अभी, ठीक है। ये पता है सिर्फ कि उसके अंदर चिप रहेगा एक, जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा। थैंक यू। क्लियर है? तो बजट में ये बोला गया कि देखो जब, क्या वो, थैंक यू बोला। ठीक है। हाँ, तो बजट में ये बोला गया कि जब हमारा 100 साल आज़ादी का पूरेगा, ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि 2047 तक हमारा लगभग अभी 31% जो पॉपुलेशन है वो हमारा सिटी में रह रहा है, ठीक है। उस टाइम तक हमारा 50% जो पॉपुलेशन होगा वो सिटी में रहेगा। तो नेचुरल सा बात है क्या कि इतने बड़े जो हमारा माइग्रेशन होकर सिटी में आएगा लोग रहने के लिए, तो हमारा सिटी तैयार नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो आने वाले टाइम में हमें अपने सिटी को तैयार करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है। और सिटी के आसपास के एरिया को भी उस लायक बनाना है कि आने वाले टाइम में जो मतलब माइग्रेट होकर जो लोग आए सिटी में, तो उनको रहने का जगह मिल पाए, उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल पाए। और टायर 2 और टायर T3 सिटी जो है मेरा, ठीक है ना, उसको भी हमको एक्सपेंड करना है, उसके अंदर भी हम लोग को फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना है, ठीक, जिससे कि आने वाले टाइम में अब वो एरिया भी अर्बनाइज हो पाए, और जिससे कि जो अर्बन पॉपुलेशन हमारा बढ़ेगा उसको एकोमोडेट कर पाए। क्लियर है?
ऐसा करने के लिए हम कमिटी वमिटी बनाएंगे, तो वही सब चीजें यहाँ पर। उसके अलावा यही बोला है कि देखो हमने अभी तक क्या काम किया कि फॉरेन से पढ़ लिया कि देखो फॉरेन में ऐसे डेवलपमेंट हुआ था, अर्बनाइजेशन हुआ था, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम लोग एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे, ठीक है। उस इंस्टीट्यूट के अंदर क्या होगा कि इंडिया से रिलेटेड, इंडिया का टोपोग्राफी, इंडिया का ज्योग्राफी, इंडिया का हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए हम लोग अर्बनाइजेशन कैसे होगा, बिल्डिंग कैसे बनेगा, उसका स्टडीज करवाएंगे, एकेडमिक स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। अर्बन प्लानिंग इंडिया के हिसाब से करवाएंगे हम लोग, उसका पढ़ाई किया करवाया। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, ठीक। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि देखो भैया, हमारा सिटी जो इतना ज़्यादा कंजेस्टेड है, ऐसे में आप इलेक्ट्रिक कार लाकर इलेक्ट्रिक स्टेशन, आप चार्जिंग स्टेशन तो खोलने से आप रहे हैं, ठीक है। पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमारे कंट्री में पॉसिबल नहीं है कि सिटी के अंदर आप इलेक्ट्रिक कार स्टार्ट करवाओ और मतलब चार्जिंग स्टेशन आप बना पाओ, ठीक है। तो अब करे तो करे क्या फिर। गवर्नमेंट ने बोला कि बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाते हैं हम लोग, क्या कि भैया चार्ज तो आप कर नहीं पाओगे। आप एक काम कर सकते हो क्या कि जब आपका बैटरी लो हो जाएगा ना, तो आप मतलब आसपास के एरिया में कहीं स्टेशन पे जाके आप बैटरी एक्सचेंज करवा सकते हो आपका, ठीक है। क्लियर है। तो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी यही चीज है। अगेन इस पॉलिसी के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, वो हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। खाली ये बोला गया कि बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाएंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स है कि हम लोग नहीं बना सकते इलेक्ट्रिसिटी का वो, मतलब इलेक्ट्रिक कार के लिए वो चार्जिंग पॉइंट नहीं बना सकते उतना ज्यादा, इसलिए हम लोग बैटरी को रिप्लेसमेंट करने के लिए हम लोग स्कीम्स लाएंगे, पॉलिसी लाएंगे, जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर पाए अपने कंट्री के अंदर। फिर एक चीज गवर्नमेंट ने ये चीज लाया क्या कि अभी क्या होता है, बहुत सारा जो क्या होता है इंडस्ट्री, जैसे मान लो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक ना, कुछ एक इंसान ने मान लो अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, ठीक ना, एक कंपनी स्टार्ट किया, तो जरूरी तो नहीं ना उसका कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, हो सकता है उसका कंपनी लॉस में जा रहा है, वो चाह रहा है कि मैं अपना कंपनी बंद कर दूं, ठीक है। तो पहले क्या होता था, ये प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए या फिर अपना प्रोसेस कंपनी को शट डाउन करने के लिए उसको 2 साल का टाइम लगता था। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम लोग पॉलिसी के अंदर चेंजेस लाएंगे, जिससे कि वो 6 महीने के अंदर ही अपना वो मतलब वाइंड अप कर सके, अपना एग्जिट कर सके। क्लियर है। उसका एक चीज ये गवर्नमेंट ने बोला है, अब ये बोला है कि देखो भैया, एनिमेशन का हुआ, विजुअल इफेक्ट्स का जो फील्ड हुआ, मतलब पबजी टाइप का जो गेम का हुआ, ठीक ना, ये सब चीज क्या है ना, ये सब गेमिंग वगैरह कहीं ना कहीं क्रेज बढ़ रहा है हमारे यूथ के अंदर, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक करियर अपॉर्चुनिटी आ रहा है, ठीक है। तो इसका अंदर उसका यूज कैसे किया जा सके, मार्केट को कैसे हम लोग और मतलब बढ़ा सकते हैं, इंडिया के कंपनियों कैसे उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो उसको लेके हम लोग स्टडी करेंगे सभी लोगों के साथ मिलकर, तो वही है। अब गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हमारा टारगेट क्या है कि गांव-गांव के एरिया तक हमें, ठीक, 2025 तक, ठीक है, हमको ब्रॉडबैंड लाइन इंटरनेट पहुंचाना है गांव के एरिया में, ठीक है, 2025 तक पहुंचाना है भारत नेट प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि भैया आप गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाओगे 2025 तक, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, ठीक। तो उसका पैसे का जुगाड़ करने के लिए गवर्नमेंट ने ये बोला है, एक फंड होता है मेरा, क्या, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ये फंड होता क्या है, मान लो कोई भी टेलीकॉम इंडस्ट्री, मान लो एयरटेल, ठीक ना, एयरटेल, तब एयरटेल हो गया चाहे जियो हो गया, क्या होता है, अपने टोटल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इस फंड के अंदर डालता है, ठीक है। कंपलसरी है डालना बाय लॉ से, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के अंदर। तो इस फंड के अंदर जो पैसा डालेगा कंपनी वाला अपने प्रॉफिट से, तो उस फंड के अंदर जो पैसा जमा होगा, उस फंड का यूज करके हम लोग ये प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेंगे, जिससे गांव गांव एरिया तक हम लोग इंटरनेट पहुंचा सके। तो गवर्नमेंट ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था क्या, ये होता है क्या, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक ना। अब इसका फीचर मत पूछ लेना, ये एक तरह से ऐसे मान सकते हैं क्या, एक कंट्री के अंदर एक इंडिपेंडेंट कंट्री टाइप का हो जाता है, बिकॉज इस एरिया के अंदर जो एरिया गवर्नमेंट ने बोल दिया ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसके अंदर कंट्री का लेबर लॉ काम नहीं करता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारा उसको मतलब एक फैसिलिटी मिलता है उस पर्टिकुलर एरिया को, जिसको कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है, टैक्स में उसको रिलीफ मिलता है, ठीक। उसको एक टाइप से फॉरेन टेरिटरी ऐसा ट्रीट किया जाता है, रहता इंडिया में, लेकिन ट्रीटमेंट उसको फॉरेन टेरिटरी टाइप किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम लोग जो स्पेशल इकोनॉमिक एक्ट था ना, उसको हम रिप्लेस करने वाले हैं। गवर्नमेंट ने ये बोला था क्या कि भैया ये ऐसे ये मान लो एरिया, ठीक ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ये एरिया आता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम इसको रिप्लेस करने वाले हैं। हम एक काम ये करेंगे कि इसके आसपास, इस एरिया के आसपास का जो इंडस्ट्री है ना, उसको भी इसमें शामिल करके एक नया नाम दे देंगे, क्या, डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस एंड सर्विस हब्स। क्लियर हो गया मैं क्या बोल रहा हूँ।
गवर्नमेंट ने बोल दिया, जैसे मान लो कि हमारा SEZ के अंदर ये एरिया आता था, ठीक है, SEZ के अंदर ये एरिया आ रहा है, ठीक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ये एरिया है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो एक्ट है ना उसको हम खत्म कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं कि पहले इस एरिया के अंदर जो लैंड आता था, जमीन आता था, इंडस्ट्रीज आता था, उसके आसपास का जो और भी इंडस्ट्रीज वगैरह होगा ना, उस सबको मिला के हम एक डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब बनाएंगे। मतलब बात वही हो गया कि आप अगर आप मान लो कि सांभर बना रहे हो, ठीक ना, तो सांभर के लिए मेनली क्या चाहिए, आलू चाहिए, बैगन चाहिए, ठीक है, टमाटर चाहिए, चीज चाहिए, ठीक। आपने ये बोला कि इसका नाम सांभर नहीं होगा, इसके अंदर हम एक काम करते हैं, इसके अंदर और भी सब्जी जो भिंडी होता है ना, भिंडी हो गया, ठीक है ना, लौकी हो गया, उसको डाल के हम इसका नाम भांबर रख देते हैं, ठीक है ना। सेम चीज यहाँ पर ये भी चीज हो गया। समझ में आ गया? हाँ आ हेलो। गया। फिर बस खत्म ही है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इस साल का जो बजट स्पीच था ना बहुत ही कम था, लास्ट ईयर 75 पेज का था, इस ईयर 38 पेज ही था। अब खत्म, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, अभी तो इंटरेस्ट पार्ट बाकी है। हाँ, बजट के लिए क्या बोला गया, बजट के लिए बोला गया कि टोटल बजट का मतलब जो डिफेंस का जब सामान मंगाते थे ना, तो लास्ट ईयर हमने मंगाया था 58% का, मतलब जितना हमने बनाया था ना, जितना मतलब मान लो कि 100 रुपए का हमको हथियार खरीदना है, ठीक ना, तो उसमें से 58 रुपीज का, ठीक, तो हमने एक टाइप से ये छोड़ दो, ये चीज उतना डिटेल में नहीं जाना है। ये वाला चीज भी स्किप कर सकते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है। बस बहुत सारे सेक्टर, मतलब रफली गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर, उसमें हम लोग काम करेंगे डेवलपमेंट के लिए, ठीक, क्या काम करेंगे नहीं पता, ठीक ना। सेमीकंडक्टर सेक्टर को डेवलप करेंगे, कैसे करेंगे नहीं पता। ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करेंगे, कैसे करेंगे नहीं पता। तो ये बस जनरल स्टेटमेंट इस टाइप से। बाकी हाँ, एक इंपॉर्टेंट डेटा ये रहा, याद करना है क्या, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अब हम लोग, जो पहले हमारा टारगेट क्या था कि हम लोग को 100 गीगावाट बनाना है सोलर एनर्जी 2022 तक, ठीक है। गवर्नमेंट ने उसको रिवाइज करके ये बोला है कि हमारा टारगेट क्या है, सोलर पावर को हम लोग प्रमोट करेंगे और 2030 तक 280 गीगावाट सोलर कैपेसिटी को इंस्टॉल करने वाले हैं। क्लियर है? सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है कि एक मतलब मान लो कि सेक्टर है, ठीक ना, उससे मान लो उसका कुछ, हेलो, हाँ, तो मान लो कोई एक, हाँ, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, मान लो एक सेक्टर है, ठीक ना, तो उससे मान लो कुछ आउटपुट निकल रहा है, ठीक ना, तो दूसरा सेक्टर यूज कर रहा है, वो उसका आउटपुट दूसरा सेक्टर यूज कर रहा है, तो ऐसे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर वो वेस्टेज कम हो रहा है हमारा, ठीक है। ये अलग टॉपिक है, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। हाँ, तो फिर गवर्नमेंट ने एक चीज ये बोला है कि हम लोग अभी तक क्या, थर्मल पावर प्लांट जो मेरा होता है ना, थर्मल पावर प्लांट, तो उस थर्मल पावर प्लांट के अंदर क्या होता है, मेनली हम लोग कोयला जलाते हैं, ठीक है। अब कोयला जलाते हैं तो नुकसान क्या होता है, कोयला जो होता है वो क्या होता है, हजारों साल पहले बना था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हजारों साल से अपने अंदर कार्बन को रखा हुआ था जमा करके, अब उस कोयले को अगर जलाएंगे तो क्या होगा कि हजारों साल से जो कार्बन था हमारे अर्थ के अंदर में, अब वो कार्बन वापस जा रहा है हमारे एटमोस्फेयर के अंदर में, ठीक, तो कहीं ना कहीं वो जो कार्बन कॉन्टेंट है वो बढ़ा रहा है मेरा। इसलिए गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम लोग अब जो थर्मल पावर प्लांट होगा ना, उसके अंदर कोयला के साथ साथ हम लोग बायोमास भी जलाएंगे, ठीक है। मतलब बायोमास बोलिया जाए तो भूसा वगैरह होता है ना, धान वगैरह का, या चावल के बाद जो एग्रीकल्चर के बाद जो वेस्टेज बचता है वो जलाएंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो कार्बन कंटेंट है एटमोसफेयर में वो कमेगा हमारा, और हमारा एनर्जी का भी वो होगा, प्लस फार्मर्स को फायदा होगा कि उनको भी मतलब एक टाइप से पैसा कुछ मिलेगा, प्लस फार्मर्स को अगर वो पैसा मिलेगा तो फार्मर्स जो मतलब एक टाइप से स्टबल बर्निंग करते थे वो भी नहीं करेंगे, तो बहुत सारा फायदा होगा उससे, ठीक है। तो ये याद रखना क्योंकि परसेंटेज में घुमा सकता है यूपीएससी पे। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोट करेंगे, ये सब चीजें। ग्रीन बॉन्ड कुछ नहीं होता है, मतलब ये बोला जाता है कि भैया हम लोग एक पार्क बनाने वाले हैं या फिर रिन्यूएबल एनर्जी बनाएंगे तो उसके लिए एक बॉन्ड है, ठीक ना। तो बॉन्ड वही होता है, शेयर निकालते हैं एक टाइप से, समझ सकते हो क्या, लेकिन उससे पैसा आएगा वो खाली रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ही यूज होगा, बस इसलिए उसका नाम हो जाता है ग्रीन बॉन्ड। इस चीज को छोड़ दो एक टाइप से। एक क्या होता है, एक इंटरनेशनल सिटी गवर्नमेंट ने बनाया है गुजरात के अंदर, गिफ्ट सिटी, ठीक है। अंदर क्या होता है कि कोई भी फॉरेनर इंसान आके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह नहीं लगेगा, तो उसको लेकर ये समथिंग, और कुछ नहीं है।
हाँ, फिर गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग डिजिटल बैंक मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाएंगे। जैसे बहुत सारा बिटकॉइन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन क्या है कि इसको कोई सपोर्ट नहीं करता है, बैक नहीं करता है, तो इससे क्या लोगों का पैसा डूब सकता है। तो गवर्नमेंट को ये लग रहा है, आरबीआई को लग रहा है कि लोग जो है डिजिटल करेंसी में इंटरेस्टेड है, इसलिए हाल ही फिलहाल में कुछ महीना पहले चाइना ने भी निकाला था अपने कंट्री में डिजिटल करेंसी। तो आरबीआई ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि हम भी अपने कंट्री के अंदर निकालेंगे। लेकिन अगेन डिजिटल करेंसी क्या होगा, कैसे काम करेगा, नहीं करेगा, वो सब के बारे में कुछ डिटेल नहीं पता। उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। खाली ये चीज पता है क्या कि गवर्नमेंट या फिर आरबीआई जल्दी लाने वाला है डिजिटल करेंसी, बस। बट इस पे तो टैक्स भी लगवा रखा है ना उन्होंने। वो डिजिटल एसेट्स के ऊपर है, करेंसी के ऊपर नहीं है। फिर डिफरेंस है, वो आएगा, मैं बताऊंगा अभी। वो भी गलत सर्कुलेट हो रहा है, होता ही है ना, बजट आता है ना, इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो नॉर्मल सब आते हैं डॉक्यूमेंट से, बहुत सारा पेजेस होता है, तो पढ़ने में टाइम लगता है। अब क्या होता है कि अब लोग मतलब ब्रेकिंग न्यूज करने के चक्कर में क्या होता है, वो ठीक से पढ़ते नहीं और फिर वहां से मिस इन्फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, तो फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग पहले देखो क्या था कि जब नॉर्मली क्या होता है ना कि 3% तक स्टेट गवर्नमेंट जो होता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो होता है अपना जीडीपी का 3% तक लोन ले सकता है। ठीक है, इसका लिमिट सेट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करता है। ठीक है, क्यों करता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा गया है कि अगर किसी भी स्टेट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कर्ज है, ठीक है, तो वो स्टेट बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के कहीं और से लोन नहीं ले सकता है। ठीक है, ये सेंट्रल और सभी स्टेट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ लोन है ही। ठीक, तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है कि बिना सेंट्रल परमिशन के लोन नहीं ले सकता, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम फिक्स करता है कि वो कितना बोरोइंग कर सकता है। तो पहले ये लिमिट था 3% का, ठीक है, लेकिन क्योंकि कोविड का टाइम आया तो क्या हुआ, रेवेन्यू का कम हो गया, सबका और खर्चा बढ़ गया, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि भैया 5% तक, 3% का लिमिट था, आप 5% तक बोरोइंग कर सकते हो, लेकिन शर्त ये रहा कि भैया आप 4% तक तो अपना मन से कर सकते हो, लेकिन बाकी का 1% एक्स्ट्रा करने के लिए आपको कुछ कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसीज है उसको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब 5% खत्म कर दिया इस ईयर गवर्नमेंट ने बोला कि हम 4% का अलाउ करते हैं स्टेट को, अपना जीडीपी का 4% तक वो बोरो कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगेन 3.5% अपने हिसाब से कर सकता है, और बाकी एक्स्ट्रा 0.5% बोरोइंग करने के लिए उसको सेंट्रल का कुछ जो मतलब स्कीम्स वगैरह उसको लॉन्च करना पड़ेगा। मतलब पैसा देंगे लेकिन विद कंडीशन वाला चीज। ठीक है, तो वही चीज है 0.5% वाला चीज। हाँ, अब आ जाते हैं ये मेन चीज, बजट, जिसका इंतजार जो लोग डिस्कस करते हैं। इस साल गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भैया 2022 का इसका जो मेरा बजट है ना, वो एस्टिमेटेड, देखो वर्ड पे ध्यान रखना, एस्टिमेटेड। गवर्नमेंट ने सोचा कि इतना मेरा होगा, इतना एस्टिमेटेड है, एक साल तक मेरा इतना रेवेन्यू आने वाला है। ठीक है, अब ये देखना गवर्नमेंट का ये मानना है कि भैया 39.5 लाख करोड़ का मेरा खर्चा होगा। ठीक है, इतना एक साल में मेरा खर्चा है 39.5 लाख। ठीक, लेकिन रेवेन्यू मेरा कितना है? 23 लाख करोड़ ही है। मतलब बीच का गैप कितना हो रहा है मेरा? अप्रॉक्स 16 लाख करोड़ का। 16 लाख करोड़ का मेरे को जुगाड़ करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट का टोटल रिसिप्ट जो टैक्सेस वगैरह मतलब कलेक्ट करने के बाद जो गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है मेरा 23 लाख करोड़। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का खर्चा कितना है? 40 लाख करोड़। अब देख लेते हैं पैसा मिनिस्ट्री वाइज, ये जो गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है 40 लाख करोड़, जो अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, ठीक ना, जो अप्रॉक्स गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग 40 लाख करोड़ खर्चा है, मेरा एक्सपेंडिचर है, तो 40 लाख करोड़ गवर्नमेंट खर्चा कहाँ कहाँ करेगा। ठीक है, इसको रैंकिंग वाइज याद करना, एग्जैक्ट फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई रैंकिंग याद करें। लाइक ये डिफेंस के ऊपर ज्यादा खर्चा हो रहा है, फिर उसके बाद आप खर्चा कहाँ हो रहा है, उसके बाद ज्यादा ये फूड वगैरह पे। ठीक है, फिर उसके बाद खर्चा ज्यादा कहाँ पे हो रहा है? रोड वगैरह पे। तो ये रैंकिंग बस याद रखना है बस। ठीक है, क्लियर है? ये बस रैंकिंग याद रखना है। ओके। अब मेन चीज, पैसा आया कहाँ से? गवर्नमेंट बोल रहा है कि भैया हम 40 लाख करोड़ खर्च करेंगे, तो पैसा आएगा कहाँ से? रुपी कम्स फ्रॉम, कहाँ से पैसा आएगा? तो इसका भी रैंकिंग याद करना पड़ेगा, ये रैंकिंग आता है क्वेश्चन में। देखो आ जाओ यहाँ पर, तो सिर्फ पाकिस्तान को मत मतलब एक टाइप से बोलो, ठीक ना, कि भैया भिखारी देश है या फिर ये पैसा नहीं है, लोन मांगते रहता है। ठीक है, हमारे खुद का बजट का भी हाल देखो क्या,
अगर मान लिया जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100 रुपए का बजट बना रहा है, तो उसमें 35 रुपीज जो है हमको पुराने लोन का मतलब सॉरी बोरोइंग करके लाना पड़ रहा है। मतलब हमारा जो टोटल बजट है ना 40 लाख करोड़ का, उसमें 35% जो है हमारा बोरोइंग है। समझ में आ गया? मतलब 100 रुपए का अगर बजट बना रहा है गवर्नमेंट अभी, तो उसमें से 35 रुपए तो हमने उधारी मांग के लाया। देन 16 रुपए हमारा जीएसटी से आया, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स से आया। ठीक है, ये सब चीज इसको रैंकिंग याद रख लेना। तो हमारे खुद के कंट्री का भी इकोनॉमिक कंडीशन उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, बोरोइंग हर बार होना पड़ता है, तो कंडीशन ये रहा कि पुराने वाले लोन का इंटरेस्ट चुकाने के लिए मतलब के लिए भी हमको नया लोन लेना पड़ता है, वरना हम चुका नहीं पाएंगे। जैसे इसी कंडीशन में समझ लो। हाँ, तो पैसा आया कहाँ से? 35% बोरोइंग हुआ है हमारा। ठीक है, तो इसको याद कैसे करना पड़ेगा बोरोइंग। फिर उसके बाद पैसा कहाँ से मेरा ज्यादा आया, देख लो यहाँ पे जीएसटी, रैंकिंग याद रखना। फिर जीएसटी के बाद पैसा कहाँ से ज्यादा आया मेरा? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है, उसके बाद फिर अपना मान लो ये एक्साइज ड्यूटी हो गया। ठीक है, फिर कस्टम ड्यूटी, नॉन टैक्स ड्यूटी। क्लियर है? तो ये पैसा कहाँ से आया देख लिया हमने, कोई डाउट इसमें? अब पैसा खर्चा कहाँ हुआ वो भी देख लेते हैं एक बार। इंटरेस्ट पेमेंट 20 रुपए खर्चा हो गया मेरा। मतलब क्या कि जितना का हमने मतलब बजट बनाया, ठीक ना, कि इतना खर्चा मेरा पैसा हुआ मेरे पास, ठीक है, पैसा आया इतना, उन सारे पैसे में से उसका 20% हमने दे दिया पुराने वाले लोन का इंटरेस्ट चुकाने में। मतलब क्या कि हमने 35 रुपए उधारी मांग के लाया, उसमें से 20 रुपए पुराने वाले उधारी का इंटरेस्ट चुकाया हमने। ठीक है, तो अब देख लेते हैं खर्चा मेरा कहाँ कहाँ हुआ। सबसे ज्यादा खर्चा मेरा कहाँ पे हो रहा है देखो, स्टेट को देने में। स्टेट को शेयर देना पड़ेगा, क्योंकि भैया आप इनकम टैक्स ले रहे हो तो वहीं के लोग से ले रहे हो ना, तो स्टेट को तो कुछ देना पड़ेगा। उसका खर्चा कहाँ आपका हो रहा है? हाँ, सबसे ज्यादा खर्चा आपका हो रहा है इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर 20%। उसके बाद आपका स्टेट के अंदर, तो ये अपना रैंकिंग वाइज एक बना लेना। उसके बाद डेफिसिट हमारा कितना है? 6.9% है फिजिकल डेफिसिट, ये एक याद रख लेना। ठीक है, और इस साल मेरा अनुमान है कि 6.4 होगा। ये लास्ट ईयर का है मेरा, लास्ट ईयर मेरा 6.9 था, इस साल है कि मेरा 6.4 होगा। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2025-26 तक ये 4.5 ले आए हम लोग। ये डेफिसिट का ट्रेंड है, देखो कितना अचानक से कोविड के टाइम में बढ़ गया, बिकॉज गवर्नमेंट का रेवेन्यू सूख गया था, खर्चा बढ़ गया, तो गवर्नमेंट ने और पैसा लिया, जुगाड़ किया कहीं से, तो डेफिसिट बढ़ गया हमारा। इसमें कुछ नहीं है, इसमें खाली इनकम टैक्स के लिए ये बोला गया है कि भैया अगर मान लो आपसे गलती वलती हो जाता है इनकम टैक्स रिटर्न भरने में, तो आप 2 साल तक अपडेट कर सकते हो अपने इनकम टैक्स रिटर्न के डॉक्यूमेंट्स को। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ये चीज है क्या, इसके अंदर ये बोला गया था, पहले क्या था, एक हमारे कंट्री में कॉन्सेप्ट क्या है कि मिनिमम टैक्स, कोई भी इंडस्ट्री है मान लो वो टैक्स ब्रैकेट में नहीं आता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर क्या था कि अगर मान लो को कॉर्पोरेट सोसाइटी है उसके ऊपर 18% टैक्स लग रहा था। ठीक है, मिनिमम आपको 18% टैक्स तो देना ही पड़ेगा। ठीक, लेकिन उसके साथ में लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाया था उसमें क्या था, कोई भी न्यू कंपनी खोलेगा अपना तो उसको 15% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था क्या, कि नया कंपनी के ऊपर आप टैक्स ले रहे हो 15%, लेकिन वही कॉर्पोरेट कंपनी है तो उसके ऊपर आप टैक्स ले रहे हो 18%। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को खत्म किया है डिफरेंस को, और ये बोला है कि अब से दोनों के ऊपर कॉमन 15% ही टैक्स लगेगा। क्लियर? खत्म ही है, अब ज्यादा पेज नहीं है। ये क्लियर हो गया? तो नींद से जागो, फिर हाँ नींद से जागो, एक बार दोबारा कल देख लेना, ठीक ना, ये वाला तो पीडीएफ में दे दूंगा, देख लेना, कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ ना कि जो अल्टरनेटिव Yes, टैक्स था दोनों को मतलब कंबाइन किया। पहले डिफरेंस था 18% और 15% था, अब दोनों को 15% कर दिया। और अगर थोड़ा सा करंट अफेयर्स फॉलो किया है तो ये भी पता होगा क्या कि हाल ही फिलहाल में G20 OECD का जो मीटिंग हुआ था उसमें भी डिसाइड किया गया था ग्लोबल लेवल पे अब लोग 15% कॉर्पोरेट टैक्स रखने वाले हैं। तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपने हिसाब से पहले ही कर लिया ग्लोबल के हिसाब हेलो से। हेलो, सर, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब? कॉपरेटिव सोसाइटी के ऊपर जो टैक्स लगता है वो ओके। कॉर्पोरेट टैक्स वाला हो गया, मैंने कॉपरेटिव सोसाइटी बोला, ठीक ना, अलग कॉर्पोरेट अलग हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स वो एक कंपनी टैक्स एक ही हो गया यहाँ पर। ठीक है, एनजीओज वगैरह पे ना, लाइक नहीं एनजीओ पे नहीं बोल सकते, कॉर्पोरेट सोसाइटी अलग होता है। ऐसे एग्जांपल अमूल वाला हो गया, अमूल
वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है कि जो उसके आईटी कंपनीज वर्कर्स, भी हाँ, इंक्लूडेड रहेंगे सबका ना यहाँ इंक्लूडेड पे? होता है वो अपना। हाँ हाँ। आईटी भी इंक्लूडेड रहेंगे ना इस पे? आईटी, हेलो? नहीं, वो अलग, आईटी अलग हो जाता है, आईटी अलग हो जाता है। आईटी तो है, ये तो कॉर्पोरेट टैक्स हम लोग बोला ना, ये जो कॉर्पोरेट टैक्स था मेरा, ठीक है, ये वो तो आईटी सेक्टर के अंदर आ जाएगा कॉर्पोरेट। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। हाँ, कॉर्पोरेट, ओके ओके, कॉर्पोरेट। कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे अमूल वाला हो गया ना, उसके अंदर क्या होता है, सभी जो वर्कर्स काम करते हैं उनका हिस्सेदारी एक टाइप से होता है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक न्यू स्कीम गवर्नमेंट ने लाया क्या, कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट, अब देखो इसके ऊपर कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि सब लोग बोल रहे हैं कि डिजिटल ब्लॉकचेन को, या फिर जो गवर्नमेंट ने बिटकॉइन को मान लिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि भैया, जो डिजिटल एसेट्स होता है ना आपका, डिजिटल एसेट जो होता है उसके ऊपर 30% टैक्स लगाएंगे। अब प्रॉब्लम ये रहा कि बजट के अंदर ये बिल्कुल नहीं बोला गया कि वो डिजिटल एसेट्स, गवर्नमेंट किसको डिजिटल एसेट्स मान रहा है, क्या बिट करेंसी को, वो बिटकॉइन को क्या वो डिजिटल एसेट्स मान रहा है, नहीं बोला है कुछ, ठीक है। या फिर ई शेयर को मान रहा है इसने, ठीक है, या फिर जो, या क्या किसको किसको माना है, कुछ नहीं बोला गया। तो इसीलिए ये मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब एक टाइप से फेक न्यूज फैलाया जा रहा है कि बिटकॉइन को मान लिया गवर्नमेंट ने, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट ने खाली एक चीज, बजट के अंदर बिटकॉइन का नाम तक नहीं लिया हुआ है गवर्नमेंट ने, ठीक है। गवर्नमेंट ने सिर्फ ये बोला है कि जो डिजिटल एसेट्स होता है ना, उसके ऊपर 30% हम टैक्स लगाएंगे, क्लियर। अब यस। डिजिटल एसेट्स क्या क्या होगा वो गवर्नमेंट आने वाले टाइम में डिसाइड करेगा, तो हमें पता चल जाएगा। इसके बाद इधर तो कुछ है नहीं उतना। हाँ, उसके गवर्नमेंट ने ये बोला है कि ये सब जो टैक्सेस वगैरह होता है, अब बहुत सारा चीज ऐसा था ना जिसके ऊपर पहले टैक्स नहीं लग रहा था, गवर्नमेंट ने उन सबको टैक्स के ब्रैकेट के अंदर ले आया, ठीक है, जो पहले टैक्स के बाहर था। जैसे एग्जांपल, एक्सपोर्ट के ऊपर उनको, एक्सपोर्ट करने में उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, बट अब टैक्स देना पड़ेगा उनको। मैं ज़्यादा अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज इसमें कुछ उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, प्लस बहुत टाइम भी हो गया, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं मतलब लेंदी हो रहा है, तो इसलिए मैं जल्दी से रैप अप कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ बता, ठीक है। तो हाँ, तो अब देखो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि ये देखो, हम्म कस्टम ड्यूटी को लेकर, कि जो चीज़ इंडिया में बन सकता है, ठीक है, जो चीज़ इंडिया में बन सकता है, ठीक है, अगर वो चीज़ बाहर से इंडिया में आ रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो हम उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। लेकिन जो चीज, देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, जनरल में बोल रहा हूँ, तो उसका भी एक लिस्ट होता है, ठीक ना, ये सामान इस लिस्ट के अंदर, ये सामान लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ आइटम जो कि इंडिया के अंदर बन रहा है ना, गवर्नमेंट बोला उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, लेकिन लिस्ट ऑफ आइटम जो इंडिया में नहीं बन रहा है ना, उसको हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे उसके ऊपर, क्लियर है। वो इसलिए ऐसा कर रहा है बिकॉज जो सामान इंडिया में बन रहा है, अगर वो बाहर से सामान आएगा वही वाला, तो उससे क्या होगा, डोमेस्टिक मार्केट में कॉम्पिटिशन होगा, तो कंज्यूमर को फायदा होगा, इसीलिए भी गवर्नमेंट ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो होता है उसके, जो बाहर से जो सामान आ रहा है ना, तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा मतलब टैक्सेस घटा देंगे, ठीक है, जिससे कि कंट्री के अंदर ये मतलब एक टाइप से जो इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है वो इंप्रूवमेंट हो पाए, और हमारा जॉब्स क्रिएट हो पाए, मोबाइल फोन सस्ता हो पाए, सब चीज वगैरह, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, क्या कस्टम ड्यूटी जो होता है वो डायमंड वगैरह के ऊपर गवर्नमेंट ने घटा के 5% कर दिया। फिर गवर्नमेंट ने ये बोला कुछ केमिकल्स को, गवर्नमेंट ने ये बोला कि बाहर से जो केमिकल्स आ रहा है उसके ऊपर तो हम लोग टैक्सेस लगाएंगे, ठीक है, लेकिन बाहर कुछ केमिकल्स के ऊपर गवर्नमेंट ने ये बोला कि टैक्सेस उसके ऊपर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो नाम सिर्फ देख लेना एक बार, क्या जैसे ये मेथेनॉल हुआ, एसिटिक एसिड हो गया, ठीक, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम कस्टम ड्यूटी घटाएंगे, ठीक, लेकिन वही जो इंडिया के अंदर बनता है सोडियम साइनाइड, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम लोग इसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद पोपटलाल बेचारा दुखी हो गया, क्यों, कि उसके ऊपर छाते के ऊपर 20% कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया, ठीक है। मतलब सोडियम साइनाइड पे टैक्स लगेगा और जो चीजों पे था उस पे नहीं लगेगा। उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, सोडियम साइनाइड के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिया, बिकॉज इंडिया के अंदर वो सफिशिएंट हो रहा था, ठीक है। लेकिन बाकी जो जैसे मिथेनॉल हो गया, एसिडिक एसिड हो गया ना, ये सब चीज क्या था, इंडिया में उतना था, हो नहीं रहा था, ठीक है, तो इसलिए क्या बाहर से हमको इम्पोर्ट करना पड़ रहा था, तो इसके ऊपर टैक्सेस घटा दिया, कस्टम ड्यूटी घटा दिया, क्योंकि बाहर से लाना पड़ रहा है हम लोग को, कंट्री में उतना हो नहीं रहा है, इसलिए हमको जरूरत है। लेकिन सोडियम साइनाइड क्या है, हमारे कंट्री के अंदर सफिशिएंट हो रहा है, तो बाहर से महंगा भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसके ऊपर हम लोग नहीं घटाया, हम लोगों ने बढ़ा दिया उल्टा, क्लियर है। हेलो हाँ हेलो। सर, अगर सोडियम साइनाइड ज्यादा है तो कस्टम ड्यूटी रेस क्यों कर दी?
कस्टम ड्यूटी इसलिए किया ना, बिकॉज बाहर से जो सामान, देखो अब मैंने क्या बोला, डिमांड सप्लाई। अगर मान लिया सप्लाई ज़्यादा होगा हमारे कंट्री के अंदर, तो क्या होगा, प्राइस बहुत ज़्यादा उसका डाउन हो जाएगा। तो हमारे कंट्री के अंदर ऑलरेडी सोडियम साइनाइड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हमारे सफिशिएंट डोमेस्टिक कैपेसिटी है। तो ऐसे में अगर मान लो सस्ते में इंपोर्ट हो रहा है दूसरे कंट्री से, तो क्या होगा, हमारे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर उसका रेट गिर जाएगा। गिर जाएगा तो हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है उसको नुकसान होगा। यस सर। ये डिमांड सप्लाई का बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, जो मैंने क्लास 12 का जब इकोनॉमिक्स करवाया था तो मैंने समझाया था वहाँ पे। इवन क्लास 9 का करवाते टाइम भी मैंने पहला क्लास के अंदर ही बताया था ये चीज़। ओके ठीक सर। है, तो ये छाता वाला तो हो जाए खत्म है, तो वही बात है। ठीक है, उसका एक इंपॉर्टेंट टर्म है क्या, एंटी डंपिंग ड्यूटीज वगैरह भी गवर्नमेंट ने स्टील पे लगाया था, ठीक है, उसको गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया 1 साल तक। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, डंपिंग मतलब क्या होता है, जैसे मान लो चाइना है, ठीक ना, तो चाइना क्या कर रहा है, मान लो अपने डोमेस्टिक मार्केट में वो 100 रुपए में कोई सामान बेच रहा है, ठीक है, लेकिन वही उसने क्या किया, अपना उस इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, उसका इंडस्ट्री इंडिया में आके वो सामान 90 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है। मतलब कोई भी कंट्री अगर अपने होम कंट्री से कम रेट में अगर आपके यहाँ बेचता है तो आप उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हो। ये होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। जब इकोनॉमिक्स का हम लोग पर्टिकुलर करंट अफेयर्स वाला करेंगे विजन के आने के बाद, तब क्या सर, एंटी डोपिंग ड्यूटी क्या है? हाँ वो इकोनॉमिक्स जब करेंगे ना तो वहाँ बता दूंगा। तो एंटी एंटी डंपिंग समझ में आ गया ना, ये डंपिंग तो मैंने बता दिया ना, कि जब कोई भी कंट्री, डंपिंग मतलब क्या होता है, अपने होम कंट्री से सस्ते रेट पे आपके यहाँ बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या, डंप कर रहा है अपना सामान, ठीक है ना, तो उस केस में क्या है कि आप उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हो। मतलब उसका कंट्री में ज्यादा रहेगा प्राइस और कम रहेगा, नेबर कम कंट्री रहेगा, में कम रहेगा, तो मतलब उसके कंट्री हमको मान लो फायदा है ना, हमको फायदा है ना, हम क्यों नहीं, लेंगे? फायदा इस रेफरेंस में देख रहे हो कि हमको सस्ता मिल रहा है, लेकिन उसके कारण हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को तो नुकसान हो रहा है ना। ओके सर। मान लो कैसे कि मान लो चाइना का सामान है, ठीक ना, मान लो कि इंडिया में आके बिक रहा है सस्ते में, ठीक, अब हमारा कंट्री के अंदर मान लो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उस सामान का, तो वो तो उस रेट में सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए तो अच्छा। अब क्या, सप्लाई ज्यादा होगा, सप्लाई ज्यादा होगा तो प्राइस गिरेगा, प्राइस गिरेगा तो इंडिया वाले को नुकसान हो जाएगा। हाँ। देखो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है ना, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कभी दोनों एक साथ मजे में नहीं रह सकते, ठीक ना, एक टाइम एक को ही मजा आएगा। जब प्राइस गिरेगा तो कंज्यूमर को मजा आएगा, लेकिन प्रोड्यूसर को मतलब दुखी होगा, ठीक है, लेकिन वही जब प्राइस इंक्रीज होगा तो प्रोड्यूसर को मजा आएगा और कंज्यूमर दुखी रहेगा। तो दोनों का भी मतलब सास बहू जैसा उनका रिलेशन है, ठीक है, दोनों एक साथ कभी खुश नहीं रह सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। उसका गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम लोग ये जो जो फ्यूल में के अंदर जो इथेनॉल का हमारा टारगेट है ना ब्लेंड करने का, ठीक है, कि हम लोग 20% का टारगेट बना रहे हैं कि 2025 तक हम लोग 20% ब्लेंडिंग करने वाले हैं, ठीक ना, मिलाने वाले हैं पेट्रोल डीजल के अंदर, जिससे कि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है कम हो सके क्रूड ऑयल का। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर आप अनब्लेंड फ्यूल आप यूज करते हो ना, तो अक्टूबर से तो आपको 2 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक ना। अगर मान लो कि अगर आप ऐसा फ्यूल यूज करते हो जो कि जिसके अंदर बायोडीजल या फिर इथेनॉल मिक्सअप नहीं है, तो आपको 2 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज है, और कुछ है नहीं, बस इतना ही था। और कुछ देखो, कुछ नया चीज नहीं है बजट में, ठीक है। बजट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे के अंदर क्या होता है ना, वो रियल में बताता है कि हर सेक्टर के अंदर रियल सिचुएशन क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कंसर्न है, क्या स्टेप लिया गया, और प्लस क्या स्टेप लेने का जरूरत है। तो उसका पॉइंट डायरेक्टली हमारा प्री में भी उठा के पूछ लेता है और मीन्स में भी काम आ जाता है, ठीक ना। अब बजट के अंदर क्या होता है, 2-4 स्कीम्स वगैरह रहता है, ठीक है। तो वो इन फ्यूचर टाइम के साथ वो मतलब जब डिटेल्स उसका आता है तो वहां पे हो जाता है। तो कुछ नया चीज नहीं है बजट में, ठीक है। वही 2-4 चीजें, एक पर्वतमाला हो गया, एक अमृतमाला हो गया, ठीक है, अमृत काल हो गया, वही सब चीजें। क्लियर है? अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। क्या सोचा है? हेलो हाँ हेलो। सर, प्री में बजट से क्वेश्चन कैसे बनते, सब तो न्यूमरिक नंबर स्कीम्स ही के है, ऊपर बनेंगे, डिजिट्स। स्कीम्स के ऊपर मेनली क्वेश्चन बनते हैं, स्कीम्स के ऊपर बनते हैं क्वेश्चंस, या फिर कोई डेटा के ऊपर, जैसे फिजिकल डेफिसिट हो गया तो बढ़ा है कि घटा। देखो एग्जैक्ट नंबर इंपॉर्टेंट नहीं होता एग्जाम में, ठीक है, प्री के अंदर खासकर ट्रेंड इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने बताया कि बजट इस मतलब पार्ट को इतना मिला, इस मिनिस्ट्री को इतना मिला, तो वो एग्जैक्ट नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना पैसा कहाँ से आया, कहाँ खर्चा हुआ, वो ट्रेंड इंपॉर्टेंट होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे याद रखना है।